हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे देख रहा है। टॉपिक का नाम है हमारा रिफंड अंडर जीएसटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही आपको सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिस नोट से आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत इजी नोट्स हैं। आप पूरा वीडियो लेक्चर एक साथ देख लीजिए, सुन लीजिए। एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप कमेंट करके मेंशन भी कर सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्या? जीरो रेटेड लिखा हुआ है, जीरो रेटेड, और अगला वर्ड है सप्लाई। अब क्वेश्चन बनता है ये जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए क्या है। जीरो रेटेड सप्लाई भी होती तो सप्लाई ही है। ओके, होती तो सप्लाई है। चाहे वो सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और वो सप्लाई किसकी हो सकती है? सर्विसेज की भी हो सकती है। तो जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर सबसे पहली चीज क्या होगी? सप्लाई होगी। अब जीरो रेटेड क्या होगा उसके लिए आप स्क्रीन पर पढ़िए तो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ क्या है? एक्सपोर्ट। इसका मतलब अगर आप किसी गुड्स को इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, वो अपनी गाड़ियों को, टाटा कर को, टाटा पंच को, ओके, क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, तो वो सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई कहलाती है। और लिखा हुआ है या फिर आप सर्विसेज इंडिया से क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं अपनी क्लासेस कहां पर कर रहा हूं? जकार्ता इंडोनेशिया में प्रोवाइड कर रहा हूं, नेपाल में क्या कर रहा हूं? प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मेरे लिए वो सर्विस का क्या है? एक्सपोर्ट है। और यही सप्लाई क्या होती है? जीरो रेटेड सप्लाई होती है। आगे और देखिए जीरो रेटेड सप्लाई को क्या समझाया है। तो आप वर्ड पा रहे हैं टू। इसका मतलब सप्लाई देना। देना, सप्लाई दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट है या यूनिट्स है। तो अगर कोई भी सप्लायर गुड्स का या सर्विस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, ले नहीं रहा, उसको सप्लाई कर रहा है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्या है? डेवलपर है, उनको सप्लाई कर रहा है। दोनों बात है, यूनिट भी कवर है और डेवलपर भी कवर है। लेकिन अब आप खास बात देखिएगा क्या लिखा हुआ है? फॉर किसके लिए? ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए। तो एग्जाम में आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को टू या उनके डेवलपर को सप्लाई कर रहे हैं फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए, तो वो सप्लाई कौन सी होती है? जीरो रेटेड सप्लाई होती है। जरा पढ़िए क्या लिखा है नोट्स में? ईओयू, मतलब ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को सप्लाई करना जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को सप्लाई करना क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई होता है। तो इनको अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो ये सप्लाई क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई है। अब आगे आप पढ़ पा रहे हो तो आपको वर्ड मिल रहा है आईटीसी। तो अगर कोई सप्लायर जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, सर्विस को, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट डेवलपर को सप्लाई कर रहा है, तो उसको आईटीसी मिलेगा। तो उसको क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। भले ही उसको जीएसटी पे नहीं करना हो, भले ही उसको जीएसटी पे नहीं करना हो, लेकिन फिर भी जो सप्लाई वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो सर्विसेज वो एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर जो गुड्स या सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट डेवलपर को सप्लाई कर रहा है, उसमें जो भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज कंटेंट है वो उसका आईटीसी क्या कर सकेगा? ले सकेगा। इवन वर्ड का मतलब होता है भले। तो भले उसने जो गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है, जीरो रेटेड करी है, भले वो सप्लाई क्या हो? एग्जेम्प्ट हो। मतलब डोमेस्टिक सप्लाई करो तो भले वो सप्लाई एग्जेम्प्ट हो। इवन अगर उस गुड्स को भी आप एक्सपोर्ट कर दोगे, या उस गुड्स को भी जो गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्ट है उसको अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को दे दोगे, भले वो क्या हो? एग्जेम्प्ट हो, फिर भी आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। मतलब जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको आईटीसी मिल जाता है। लेकिन आप यहां पर अगला वर्ड पढ़ पा रहे हैं और अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है आईटीसी नहीं मिलेगा। तो एक एक्सेप्शन है, भले ही आप जीरो रेटेड सप्लाई कर लो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और वो किसका नहीं मिलेगा? आप पढ़ पा रहे हैं अगला वर्ड, जिनका आईटीसी चैप्टर सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5 से क्या है? ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉक्ड आईटीसी नहीं मिलेगा, भले आप सप्लाई कौन सी कर रहे हो? जीरो रेटेड सप्लाई ही क्यों ना कर रहे हो। ओके, इसके बाद आगे का हम देखते हैं। तो आगे आप देख पा रहे हैं वर्ड लिखा हुआ है विदाउट। तो ये जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है ना, एक्सपोर्ट करना या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को देना, ये सप्लाई आप कर सकोगे। विदाउट कैसे कर सकोगे? पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। बिना आईजीएसटी का पेमेंट करे ये आप सप्लाई कर सकोगे और फिर भी आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। वर्ड पढ़ पा रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। वाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी? क्योंकि एक्सपोर्ट करना या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई करना, ऑलवेज ये सप्लाई कौन सी होती है? इंटर स्टेट सप्लाई होती है। तो आप यहां पर विदाउट पेमेंट कर सकोगे। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है? अंडर। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करने के लिए अंडर का मतलब है अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एलयूटी, अपने बिजनेस के लेटर हेड पे एलयूटी देनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, या फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना पड़ेगा। तो अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको लेटर हेड पे एलयूटी देनी होगी, या फिर आपको क्या करना होगा? बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना होगा। बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना होगा।
अब क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड में एक विशेष बात क्या है, जीरो रेटेड के अंदर पेमेंट तो करना ही नहीं है आईजीएसटी का, ऊपर से और आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड भी मिल जाएगा। देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे हैं, रिफंड मिल जाएगा। बिना पेमेंट करे, सप्लाई पे पेमेंट तो करना ही नहीं है, फिर भी आपको रिफंड मिलेगा। अब ये रिफंड किसका मिलेगा, ये रिफंड मिलेगा जो आपने आईटीसी अवेल करे ना उस जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का नहीं, इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिल जाएगा। तो आईजीएसटी पेमेंट भी नहीं करना, और जो आप पे करके आए हो, जिसका आईटीसी लिया, उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ओके, आगे आप पढ़ पा रहे हैं, कितना लिखा है, 90%, मतलब 90% तो अभी के अभी दे देंगे हम रिफंड, बिना ऑर्डर पास करे, बिना ऑर्डर का वेट करे, 90% रिफंड तो हम अभी ही दे देंगे। और वो रिफंड कौन सा कहलाएगा, प्रोविजनल रिफंड। तो जो भी सप्लायर कौन सी सप्लाई कर रहा है, ये जीरो रेटेड क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, भले आईजीएसटी का पेमेंट नहीं कर रहा, आईटीसी का रिफंड ले रहा है, और 90% तो हम उसको प्रोविजनल रिफंड दे देंगे, वो भी 7 डेज के अंदर। 7 डेज में उसको 90% तो प्रोविजनल रिफंड दे देंगे, बाद में उसका ऑर्डर पास होता रहेगा। आगे आप पढ़ पा रहे हैं तो आप देखेंगे क्या लिखा है, विथ का मतलब है ये जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो कर ही सकते हो, लेकिन आप चाहो तो विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी कर सकते हो। अगर आप एलयूटी नहीं देना चाहते हो और बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार आईजीएसटी का क्या कर दो, पेमेंट कर दो। ऐसी स्थिति में हम आपसे नो का मतलब नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, वर्ड पढ़िए, एलयूटी, कोई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपसे नहीं ली जाएगी, और ना ही आपको कोई बॉन्ड क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। आप आईजीएसटी का पेमेंट कर दीजिए, और उसका पेमेंट करने में जो आईटीसी यूज लेना है वो यूज कर लो, आप आईजीएसटी का पेमेंट कर दो। अब उस आईजीएसटी का वर्ड पढ़ो क्या है, जितना भी आईजीएसटी आपने क्या करा है, पे करा है, हम उसका आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। तो आपकी चॉइस है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कर दो, तो आईटीसी का रिफंड दे देंगे, नहीं करना चाहते तो आईजीएसटी पे कर दो, उसमें आईटीसी को यूज भी कर लेना, फिर जितने भी अमाउंट का आपने आईजीएसटी क्या करा है, पे करा है, उसका तो हम आपको रिफंड भी दे देंगे, किसका, आईजीएसटी पेड का। और देखिए खास बात क्या है, वर्ड पढ़िए कितना है, हम तो इस केस में भी आपको 90% इमीडिएटली विद इन 7 वर्किंग डेज में आपको क्या दे देंगे, प्रोविजनल रिफंड भी क्या कर देंगे, दे देंगे। इतनी खास बात है, किसके लिए, इतनी खास बात है हमारी जीरो रेटेड सप्लाई में, जीरो रेटेड सप्लाई में इतनी क्या है, खास बात है। अब एक बात देखिएगा, अगर आपने क्या करा है, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज, इसका मतलब अभी जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ सर्विस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, गुड्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। अगर आप सर्विसेज का, वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट, तो अगर आप सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो, जहां सप्लायर इंडिया में है, रिसिपेंट कहां है, बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका क्या आएगा, बाहर आएगा। ओके, और हमको फॉरेन करेंसी में पैसा इंडिया में क्या हो जाना चाहिए, रियलाइज हो जाना चाहिए, या फिर आईएनआर में भी रियलाइज हो जाए अगर आरबीआई ने परमिट करा हुआ है, तो उसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। अब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्या बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आप चाहते हैं रिफंड मिल जाएगा, किसका, आईटीसी का, और या फिर आप चाहते हैं रिफंड किस चीज का, पढ़ो, आईजीएसटी पेड का, जो चाहते हो मिल जाएगा। आईटीसी का चाहते हो तो आईटीसी का मिल जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एलयूटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। और अगर आप एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं करते हो, बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो आईजीएसटी पे कर दो, फिर आईजीएसटी का रिफंड भी हम दे देंगे। लेकिन क्या बोल रहे हैं, ओनली का मतलब है, कंडीशन है सिर्फ हम आपको क्या देंगे, रिफंड देंगे आफ्टर, वर्ड पढ़ पा रहे हो, आफ्टर मतलब बाद में देंगे, लेकिन क्या देंगे, बाद में देंगे। कब देंगे, जब रियलाइजेशन हो जाएगा। किस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा, तो आप पढ़ पा रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड का। तो जो सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट करी है, उसकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है, उसका वंस रियलाइजेशन हो जाएगा, उसी के बाद में हम आपको क्या देंगे, रिफंड देंगे। आईटीसी का या जो आईजीएसटी आपने पे करा था, हम उसका क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। बस उसका रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। किसके अंदर, आप वर्ड पढ़ पा रहे हो, किसमें, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में उसका रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। आगे के वर्ड पढ़ो तो इन आईएनआर भी चलेगा, आईएनआर भी चलेगा, लेकिन कब चलेगा, तो आप पढ़ पा रहे हो, आईएनआर तभी चलेगा जब आरबीआई ने परमिट कर रखा हो। तो वंस आपकी प्रोसीड रियलाइज हो जाएगी, एक्सपोर्ट प्रोसीड फॉरेन करेंसी में, ओके, उसके बाद हम आपको आईटीसी का या जो आईजीएसटी आपने क्या करा है, पे करा है, हम आपको उसका क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। उसके बाद ही देंगे, क्या देंगे, हम उसके बाद देंगे। अब क्या पढ़ो, आप वर्ड पा रहे हो, नॉन रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर नॉन रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, आप एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज नहीं कर पाए, तो आईटीसी का रिफंड नहीं मिल पाएगा। जो आपने आईजीएसटी, अच्छा, किसका रिफंड नहीं मिल पाएगा, आईटीसी का रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपने अंडर बॉन्ड या क्या करा था, एलयूटी करा था, तो आपको आईटीसी का क्या नहीं मिल पाएगा, रिफंड नहीं मिल पाएगा। अगर वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड थी ना, एक्सपोर्ट प्रोसीड थी किसके अंदर, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। अगर आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में उसका रियलाइजेशन नहीं कर सके, या फिर आईएनआर में नहीं कर सके। आईएनआर कब का है, वर्ड पढ़ो तो लिखा हुआ है, जहां परमिटेड बाई आरबीआई है। परमिटेड बाई क्या है,
आरबीआई है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कौन सी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, जो आपने अंडर बॉन्ड और क्या करी थी, एलयूटी करी थी। वर्ड पढ़ो कैसे करी थी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी थी। अगर उस केस में आपने रियलाइजेशन नहीं करा फॉरेन करेंसी का, रियलाइजेशन नहीं करा आपने किसका, फॉरेन करेंसी का, तो आईटीसी का रिफंड तो हम आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पैसा रिसीव ही नहीं करा। रिसीव करते तो देते, तो रिफंड तो हम आपको देंगे ही नहीं। और ऊपर से आपको क्या होगा, जो सर्विस एक्सपोर्ट करी है उस पे और आईजीएसटी का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा था ना, अंडर बॉन्ड और एलयूटी करा था, अलाउ कर दिया था आपने, बॉन्ड दे दिया, एलयूटी दे दिया, अलाउ कर दिया। अब अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड ही क्या नहीं हुई, रियलाइज नहीं हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, आईटीसी का रिफंड तो मिलेगा ही नहीं, आईजीएसटी का और आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। बात किसकी कर रहे हैं हम यहां पर, अभी सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात कर रहे हैं, गुड्स वालों की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वर्ड पढ़िए क्या, विद इन 1 ईयर, इसका मतलब 1 ईयर तक वेट करेंगे, 1 ईयर तक वेट करेंगे कि एक्सपोर्ट प्रोसीड क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। 1 ईयर कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, उस एक्सपोर्ट की आपने इनवॉइस बनाई होगी तो 1 ईयर करेंगे। ओके, फेमा की टाइम लिमिट है या आरबीआई की टाइम लिमिट है, तीनों में से जो भी टाइम लिमिट क्या होगी, लेटर होगी। ठीक है, तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया, फेमा की टाइम लिमिट हो गई या आरबीआई की टाइम लिमिट हो गई, तीनों में से जो भी टाइम लिमिट लेटर होगी, अगर इतने समय में भी एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज नहीं हुई तो आईटीसी का रिफंड तो मिलेगा नहीं, और ऊपर से आईजीएसटी शैल भी क्या हो जाएगी, पेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में पेमेंट रियलाइज करो तभी आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा, चाहे वो रिफंड आईटीसी का चाहिए या आईजीएसटी पेड का चाहिए। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा है और 1 ईयर में या फेमा या आरबीआई की टाइम लिमिट में पैसा रियलाइज नहीं हुआ है तो आईटीसी का रिफंड तो मिला ही नहीं और देंगे भी नहीं। और जो आईजीएसटी पे नहीं करा था वो अब आपको आईजीएसटी अलोंग विथ इंटरेस्ट के साथ में क्या करना पड़ जाएगा, पे करना पड़ जाएगा। कितना समय दिया है, विद इन कितना दिया है, 1 ईयर दिया है। 15 दिनों के अंदर अंदर बोलेंगे कि क्या कर दो, पे कर दो। जैसे ही 1 ईयर एक्सपायर हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फेमा या आरबीआई के टाइम लिमिट, ठीक है, तो आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो बात हुई हमारी एक्सपोर्ट ऑफ किसकी, सर्विस की, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आते हैं गुड्स पे, वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नॉन रियलाइजेशन, मतलब पैसा रियलाइज नहीं हुआ, नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। वापिस से बोल रहे हैं, नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, एक्सपोर्ट प्रोसीड क्या नहीं हुआ, रिलीज, रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा बता दूं, अब हम कब की बात कर रहे हैं, तो वह वर्ड पढ़ पा रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। सर्विस की तो बात कर ली, अब बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में अगर आपको पैसा रियलाइज नहीं होता है, कौन सी टाइम लिमिट में, फेमा की टाइम लिमिट में पैसा क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, वहां पर कौन सी टाइम लिमिट दी है, फेमा की टाइम लिमिट दी है। अगर फेमा की टाइम लिमिट में एक्सपोर्ट प्रोसीड क्या नहीं होती है, रियलाइज नहीं होती है, तो हम डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिकवरी करने लग जाएगा। वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिकवरी लिखा हुआ है। रिकवरी किसकी करेगा, रिफंड, जो उन्होंने आपको क्या कर दिया था, रिफंड दे दिया था। इसका मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में रियलाइजेशन का वेट नहीं करेंगे, विदाउट रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड आपको पहले ही क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। जबकि सर्विस में नहीं मिलता, सर्विस में पहले फॉरेन करेंसी रियलाइज होती है फिर ही आपको क्या मिलता है, रिफंड मिलता है, आईटीसी का या आईजीएसटी पेड का। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में विदाउट क्या है, विदाउट वेटिंग फॉर क्या है, रिसीविंग फॉरेन करेंसी, आपको क्या कर देते हैं, रिफंड क्या कर देते हैं, दे देते हैं। हाँ, अब अगर वो रिसीव ही नहीं हुआ, अगर कल वो फेमा की टाइम लिमिट में रिसीव ही नहीं हुआ, तो जो रिफंड उन्होंने आपको क्या कर दिया था, दे दिया था, उसकी वो क्या कर लेंगे, रिकवरी कर लेंगे। तो दे तो पहले ही देंगे, लेकिन कल नहीं आया फेमा की टाइम लिमिट में तो वापस से वो रिकवर कर लेंगे। किस चीज को, रिफंड को। कौन सा रिफंड की बात कर रहे हैं, अनयूटिलाइज आईटीसी। जो आईटीसी का रिफंड आपको दिया था ना, मतलब आपने एक्सपोर्ट करा था अंडर बॉन्ड और एलयूटी, तो आईटीसी का रिफंड दिया था, वो रिफंड जो दिया था उसकी वापस से हम आपको क्या कर लेंगे, उसकी रिकवरी कर लेंगे। कितने दिनों के अंदर अंदर कर लेंगे, तो उसके लिए बोलते हैं 30 दिनों के अंदर ही। कितने दिनों के अंदर अंदर कर लेंगे, 30 डेज के अंदर 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 आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड की रिकवरी कर लेंगे। जैसे ही फेमा की टाइम लिमिट क्या होती है, एक्सपायर हो जाती है। ओके, रिकवरी कर लेंगे किसकी, वर्ड पढ़ो, जो रिफंड आपको दिया था उसकी रिकवरी कर लेंगे। अब ये रिफंड कौन सा है, अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करा था ऑन पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी, और आईजीएसटी का हमने रिफंड दे दिया, ओके, विदाउट वेटिंग की पैसा आएगा। लेकिन अगर कल पैसा नहीं आया फेमा की टाइम लिमिट में, तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर जो रिफंड आपको आईजीएसटी पेड का क्या कर दिया था, दे दिया था, उसकी क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट के साथ में उसकी क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। तो सर्विस और गुड्स में बेसिकली फर्क क्या है, गुड्स में तो बिना फॉरेन करेंसी रिसीव हुए रिफंड दे देते हैं, कल अगर नहीं आता है तो उसकी रिकवरी कर लेते हैं अलोंग विथ इंटरेस्ट। सर्विस के केस में पैसा आता है तभी हम आपको क्या देते हैं, रिफंड देते हैं। पैसा आता है तभी हम क्या देते हैं, रिफंड आपको देते हैं। ओके,
तो फेमा के टाइम लिमिट में क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। आगे वर्ड क्या बोल रहे हैं, वर्ड पढ़ो, आप क्या पढ़ पा रहे हो, ऑन रियलाइजेशन। वर्ड पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा है, ऑन रियलाइजेशन। तो कल अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव हो जाती है, क्या रिसीव हो गई, एक्सपोर्ट प्रोसीड। आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड क्या हो गई, रिसीव हो गई। फेमा के टाइम लिमिट में तो नहीं हुई थी, लेकिन अगला वर्ड पढ़ पा रहे हो, लिखा है आरबीआई की टाइम लिमिट में। तो कल फेमा की टाइम लिमिट में रिसीव नहीं हुई, रिकवरी कर ली, लेकिन कल आरबीआई की टाइम लिमिट में क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव्ड हो जाती है, तो हम आपको वापस से क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। तो जो अमाउंट हमने आपसे रिकवर करा था, ठीक है ना, जो रिफंड का अमाउंट हमने आपसे रिकवर करा था, वो हम आपको वापस से क्या कर देंगे, रिफंड दे देंगे, अगर फेमा की टाइम लिमिट में आ जाता है तो। ठीक है, तो जो हमने आपसे रिफंड लिया था, रिकवर करा था, वो हम आपको वापस से क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो रेडीमेड मैंने यहां पर लिख दिया, क्या है, कंडीशन जो है, ठीक है, वर्ड पढ़ पा रहे हो, कंडीशन। अब आप पूछोगे कंडीशन किस चीज की है, तो मैं बताऊंगा जो कंडीशन है ना, रिसीट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, मतलब रिफंड लेने के लिए फॉरेन करेंसी में पैसा क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बेसिकली किसके लिए है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में पैसा रिसीव होता है तो क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, अगला वर्ड पढ़ पा रहे हो, ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। बिना रिसीव हुए रिफंड दे देते हैं, लेकिन कल रिसीव नहीं हुआ तो उसकी रिकवरी कर लेते हैं, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। कौन से केस में, वर्ड पढ़ पा रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ये कंडीशन नहीं है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है ना, ये क्या है, कंडीशन है। ओके, और अगर आपने सर्विसेज का क्या करा था, एक्सपोर्ट करा था विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ क्या है, इनवॉइस। ओके, प्रोविजन पे ले जाता हूं, प्रोविजन यस। तो क्या है, अभी आपको बताया था, क्या बताया था, अगर 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू वाइज फेमा आरबीआई के टाइम लिमिट में पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो वो जो सर्विस का एक्सपोर्ट करा था ना आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वो आईजीएसटी का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, अलोंग विद किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में, अलोंग विद किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। तो ये बात आपको यहां पर क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए और बताता हूं, क्या वर्ड पढ़ पा रहे हैं, इन केस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो बिना वेट करे ही हम आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे, और अगर कल पैसा नहीं आया तो उस रिफंड की रिकवरी भी कर लेंगे, और आरबीआई के टाइम लिमिट में आया तो वापस से आपको रिफंड क्या कर देंगे, दे देंगे। अब ये कह रहे हैं इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, आईजीएसटी शैल बी पेबल होगा। इसका मतलब अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा, आपको आईजीएसटी का क्या करना पड़ जाएगा, पेमेंट करना पड़ जाएगा। सर्विस के केस में तो कहा था अगर 1 साल तक पैसा नहीं आया डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से, फेमा या आरबीआई की टाइम लिमिट में नहीं आया, तो आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा। अब ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए क्या कह रहे हैं, आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा इफ बोल के इन्होंने कंडीशन लगाई, और कंडीशन क्या लगाई, ओके, ये कह रहे हैं कि अगर गुड्स एक्सपोर्ट ही नहीं हुए, अगर गुड्स इंडिया से ही क्या नहीं हुए, एक्सपोर्ट नहीं हुए, आपने इनवॉइस तो इश्यू कर दी, आपने इनवॉइस तो क्या कर दी है, इश्यू कर दी है, लेकिन वो गुड्स प्रैक्टिकली इंडिया से एक्सपोर्ट ही नहीं हुए हैं, तो फिर उस केस में कह रहे हैं आईजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा अगर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए। कितना समय दे रहे हैं, तो आप पढ़ पा रहे हैं 3 महीने का समय। तो जब से आपने उस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की इनवॉइस बनाई थी ना, अगर उसके 3 महीने में गुड्स इंडिया से क्या नहीं हो पाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं, तो जैसे 3 महीने एक्सपायर हुए उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा। तो सर्विस के केस में तो क्या कहा था, एक्सपोर्ट करने के 1 साल में अगर पैसा नहीं आया तो आईजीएसटी पे होगा, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए क्या कह रहे हैं, अगर 3 महीने में गुड्स इंडिया से क्या नहीं हुए, एक्सपोर्ट नहीं हुए, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना होगा। कब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जब आप गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी होता है, लेकिन 3 महीने में भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो वो आईजीएसटी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात है जो आप सुनेंगे समझेंगे, क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिफंड ही नहीं मिलेगा। चैप्टर रिफंड का है और बोल रहे हैं कि क्या नहीं मिलेगा, रिफंड ही नहीं मिलेगा। किसका, जो आपने आईजीएसटी पे करा था। आईजीएसटी पे करने का मतलब है, मतलब मैंने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करा, मैंने एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं करी, तभी आईजीएसटी पे करा मैंने, ये कह रहे हैं उसका रिफंड ही नहीं मिलेगा, उसका रिफंड ही नहीं मिलेगा। अगला वर्ड पढ़िए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करे हैं, ओके, और गुड्स एक्सपोर्ट भी हो गए, 3 महीने में एक्सपोर्ट भी हो गए हैं, आपने आईजीएसटी पे भी करा, आपको कोई आईजीएसटी का क्या नहीं मिलेगा, रिफंड ही नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, कंडीशन लगाई इन्होंने इफ बोल के, क्या बोल के लगाई, जो गुड्स आपने इंडिया से क्या करे हैं, एक्सपोर्ट करे हैं, वो गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, मतलब उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल है, नील रेटेड वाले नहीं।
ठीक है, या फिर मान लीजिए कस्टम टैरिफ एक्ट में शेड्यूल 3 में है ही नहीं, शेड्यूल 2 में है ही नहीं, तो जो गुड्स शेड्यूल 2 में ही नहीं है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल ही नहीं है, और जो नील रेटेड गुड्स है उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटी सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब है जिन पे आपको एक्सपोर्ट के समय एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। अगर कस्टम में जिन गुड्स पे अगर आपको एक्सपोर्ट के समय एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो उस केस में अगर उन गुड्स का एक्सपोर्ट आपने ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम आईजीएसटी का आपको क्या नहीं देंगे, रिफंड नहीं देंगे। आगे ये भी बोल रहे हैं कि हम रिफंड नहीं देंगे, अगेन हम आपको रिफंड नहीं देंगे, किसका, आईटीसी का। इसका मतलब है अगर आप उन्हीं गुड्स को, जो गुड्स सब्जेक्ट टू क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वर्ड पढ़िए, जो गुड्स सब्जेक्ट टू क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, जिनके एक्सपोर्ट करने पे कस्टम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या करनी पड़ रही है, पे करनी पड़ रही है। अगर आप उन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, अंडर बॉन्ड और एलयूटी करते हो, अंडर बॉन्ड और क्या करते हो, एलयूटी करते हो, ओके, तो हम आपको आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे, तो उस केस में आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे। और विदाउट बॉन्ड और एलयूटी करते हो तो आईजीएसटी पेड का क्या नहीं देंगे, रिफंड नहीं देंगे। कौन सा, अगर वो गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी में नील रेटेड गुड्स क्या नहीं होते, कवर नहीं होते, ठीक है। जो गुड्स शेड्यूल 2 में कवर ही नहीं है, जो सेकंड शेड्यूल में कवर ही नहीं है, इसका मतलब वो गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, वो गुड्स सब्जेक्ट टू क्या नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। हाँ, उसके रेस्पेक्ट में हम आपको क्या दे देंगे, बिल्कुल रिफंड दे देंगे, ठीक है। तो एक वर्ड टू वर्ड मैंने आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वर्ड टू वर्ड क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक बात आपको लिखी हुई क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, डीम्ड क्या है, एक्सपोर्ट का है। यस, चलिए डीम्ड एक्सपोर्ट करने से पहले एक दूसरा प्रोविजन करा देता हूं जो आपको ऑलरेडी आता भी है, ओके, रीड करके बता देता हूं। तो आप रीड कर पा रहे हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रूल 96A। इसका मतलब ये पहले नहीं रहा होगा, बाद में आया। रूल 96A में क्या बात कर रहे हैं, रूल 96A में बात कर रहे हैं किसकी, रिफंड की। चैप्टर ही हमारा किसका है, रिफंड का है, तो ऑब्वियसली बात है रिफंड की ही क्या होगी, बातें होगी। ओके, चैप्टर रिफंड का है तो बातें तो किसकी होगी, यहां पर हमारी रिफंड की होगी। रिफंड है कौन सा वाला केस है, या फिर तो आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे, ओके, या फिर सर्विसेज क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, दोनों की बात कर रहे हैं, गुड्स एक्सपोर्ट करे या सर्विस एक्सपोर्ट करी, लेकिन कैसे एक्सपोर्ट करी, वर्ड पढ़ो क्या लिखा, अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अंडर बॉन्ड और एलयूटी मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ, लिखा भी है मैंने, आप पढ़ पा रहे हैं। बॉन्ड और एलयूटी का मतलब ही है कि विदाउट पेमेंट ऑफ क्या है, आईजीएसटी है, विदाउट पेमेंट ऑफ क्या है, आईजीएसटी है। अच्छा, गुड्स के केस में तो हम आपको बिना एक्सपोर्ट प्रोसीड आए हम आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। कल अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं आई तो रिफंड वापस से ले लेंगे। सर्विस के केस में जब पैसा आएगा तभी हम आपको क्या देंगे, रिफंड दे देंगे। ये प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा प्रोविजन पढ़ा रहा हूं वो क्या है, वो ये है, ये जो आपने बॉन्ड क्या करा है, एग्जीक्यूट करके दिया है, एलयूटी एग्जीक्यूट करके दिया है। ये क्यों एग्जीक्यूट करके दिया है, इसका रीजन बताता हूं। ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि आप अपने आप को बाइंड कर रहे हो। वर्ड ही क्या लिखा है, बाइंड। किसको बाइंड कर रहे हो, आप अपने आप को हिमसेल्फ बाइंड कर रहे हो। किस बात के लिए बाइंड कर रहे हो भाई, कल अगर पैसा नहीं आया तो मुझे आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा ना, सर्विस के केस में। और अगर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए तो मेरे को आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा गुड्स के केस में। तो वो जो आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा करना पड़ सकता है, उसके लिए मैं अपने बाइंड कर रहा हूं कि अगर मुझे कल आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़े, पेमेंट ऑफ टैक्स अलोंग विथ किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं आज आपको बॉन्ड और एलयूटी एग्जीक्यूट करके दे रहा हूं और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाह रहा हूं। कितने दिन में पेमेंट कर दूंगा, ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करके मैं अपने आप को बाइंड करता हूं कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा कितने दिनों में। आप रीड कर पा रहे हैं, 15 दिनों के अंदर ही मैं आपका आईजीएसटी अलोंग विद टैक्स का पेमेंट कर दूंगा। कब कर दूंगा, कौन से केस में करूंगा मैं तभी करूंगा अगर विद इन 3 मंथ्स में। वर्ड पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है, 3 महीने। 3 महीने भी क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। कब से 3 महीने, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस। तो जो गुड्स को एक्सपोर्ट करने की मैंने क्या बनाई थी, इनवॉइस बनाई थी। किसको एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स को एक्सपोर्ट करने की मैंने जो इनवॉइस बनाई थी, अगर उसके 3 महीने में भी वो जो गुड्स थे क्या नहीं हुए, एक्सपोर्टेड नहीं हुए। अगर वो 3 महीने में भी एक्सपोर्ट नहीं हुए, कहां से, आउट ऑफ इंडिया से, तो जैसे 3 महीने एक्सपायर हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, उसके 15 दिनों में मैं आपका आईजीएसटी का अलोंग विद टैक्स के साथ पेमेंट कर दूंगा। रिफंड तो मैंने अभी तक कुछ लिया ही नहीं है, रिफंड तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं, ओके। और सर्विसेज के केस में क्या बोल रहे हैं, सर्विसेज के केस में बोल रहे हैं कि अगर मैं 1 साल तक भी, अगर 1 साल, वो भी कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस से। तो 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस, या जो फेमा की टाइम लिमिट है या आरबीआई की टाइम लिमिट है, तीनों में से जो भी टाइम लिमिट क्या, विच एवर इज क्या है, लेटर है। तो डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस से 1 ईयर, फेमा की टाइम लिमिट या आरबीआई की टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट विच एवर इज क्या है, लेटर है। अगर उस टाइम लिमिट में सर्विस वाले बोल रहे हैं कि हम पेमेंट रिसीव नहीं कर पाए, हम क्या नहीं कर पाए, पेमेंट रिसीव नहीं कर पाए, पेमेंट रिसीव नहीं कर पाए, तो रिफंड तो आपको दिया ही नहीं होगा हमने आईटीसी का, क्योंकि सर्विस के केस में
पैसा आता है तभी आईटीसी का रिफंड मिलता है, पैसा आया ही नहीं तो रिफंड तो हमने आपको दिया ही नहीं था। अब चूंकि ये पैसा नहीं आया है, किसके अंदर, वर्ड पढ़ो, किस में नहीं आया, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आया या आईएनआर में नहीं आया जहां आरबीआई ने परमिट करा हुआ था। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में पैसा नहीं आया, अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा, आपको आईजीएसटी पे करना होगा अलोंग विद किसके साथ में, टैक्स के साथ में। इसीलिए आपसे बॉन्ड और एलयूटी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो गुड्स के केस में अगर 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं हुआ और सर्विस के केस में फेमा, आरबीआई या डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से 1 ईयर में पैसा नहीं आया तो आईजीएसटी अलोंग विद टैक्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा रूल कौन सा कहलाता है, 96A कहलाता है। ओके, रूल 96A कहलाता है। आगे क्या लिखा है, मैंने लिखा है, वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है, अबव प्रोविजन, मतलब ये जो अपन ने प्रोविजन पढ़ा ना, ये जो प्रोविजन पढ़ा, ये सेम प्रोविजन शैल अप्लाई, यही प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। अगला वर्ड पढ़ो, मुटाटिस मुटेंडिस, मतलब जैसा प्रोविजन अभी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए पढ़ा, सेम यही प्रोविजन क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। कब, जब आपने सप्लाई करी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को अंडर बॉन्ड और एलयूटी। तो उस केस में भी अगर 1 साल में या फेमा या आरबीआई के टाइम लिमिट में नहीं आता है तो आईजीएसटी क्या होगा, पेबल होगा अलोंग विद किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। तो सेम प्रोविजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट और डेवलपर के केस में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एप्लीकेबल होगा। आइए लगे हाथ, रूल 96 भी पढ़ लेते हैं। रूल 96 आइए देखते हैं, रूल 90 होगा, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। आइए लगे हाथ, रूल 96 भी पढ़ लेते हैं। रूल 96 आइए देखते हैं, रूल 96 क्या कह रहा है। रूल 96 रिफंड की बात है, चैप्टर ही रिफंड है तो रिफंड की ही बात होनी है। अगला वर्ड पढ़ पा रहे हैं, रिफंड ऑफ क्या है, आईजीएसटी पेड। इसका मतलब आप विदाउट एलयूटी और विदाउट बॉन्ड क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। विदाउट एलयूटी या विदाउट बॉन्ड आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओके, ऑन गुड्स, मतलब अभी हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, रूल 96 सिर्फ और सिर्फ किसके, गुड्स के। तो आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट एलयूटी और विदाउट बॉन्ड कर रहे हो तो आपने आईजीएसटी का क्या करा होगा, पेमेंट करा होगा। उस आईजीएसटी का क्या मिल जाता है, उस आईजीएसटी का क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। उस आईजीएसटी का रिफंड मिल जाता है। ओके, तो ये जो गुड्स आपने एक्सपोर्टेड करे हैं कौन से, आउट ऑफ इंडिया है, तो उसके आईजीएसटी के रिफंड का प्रोविजन है। आगे वर्ड पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग, मतलब इसका भी रिफंड हो जाएगा। जो आईजीएसटी पे करा उसका तो हो जाएगा, इंक्लूडिंग इसका भी हो जाएगा। किसका, जो एडिशनल आईजीएसटी पे करा। कल मान लीजिए प्राइस का अपवर्ड रिवीजन हो जाए तो आपको एडिशनल आईजीएसटी भी तो पे करना होगा। उस एडिशनल आईजीएसटी का भी क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। जब आपने गुड्स क्या करे हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट करे हैं, और वो कैसे करे हैं, ऑब्वियसली बात है विदाउट एलयूटी और विदाउट क्या करे हैं, बॉन्ड करें, तो आईजीएसटी पेड का या एडिशनल आईजीएसटी पेड का, दोनों का आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अब क्या है, तो वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, शिपिंग बिल। जब भी हम गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक डॉक्यूमेंट देना होता है कस्टम्स को, जिसका नाम होता है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ये जो शिपिंग बिल है और ये जो क्या है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, यही आपकी क्या मानी जाएगी, रिफंड एप्लीकेशन। यही आपकी क्या बनेगी, रिफंड एप्लीकेशन बनेगी। मतलब आरएफडी 01 की जरूरत नहीं है। वैसे तो रिफंड एप्लीकेशन क्या होती है, आरएफडी 01 होती है, लेकिन जब आप गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और उस आईजीएसटी का रिफंड चाहते हो तो जो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो, फाइल कर रहे हो, एक्सपोर्ट गुड्स का डॉक्यूमेंट, उसी को हम आपकी क्या मान लेंगे, रिफंड एप्लीकेशन मान लेंगे। किस चीज के रिफंड की एप्लीकेशन, जो आप आईजीएसटी का रिफंड चाहते हो ना, उसी की हम ये क्या मान लेंगे, आपकी एप्लीकेशन मान लेंगे। प्लस और क्या करना होगा रिफंड लेने के लिए, प्लस जिस कन्वेंस से गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, जिस कन्वेंस से क्या हो रहा है, गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, उस कन्वेंस का क्या होगा, जो पर्सन इंचार्ज होगा, जो उस कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज होगा, उस पर्सन इंचार्ज ने डिपार्चर मैनिफेस्ट होता है, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट होता है, एक्सपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट होती है, उसकी उसने क्या कर दी हो, फाइलिंग भी कर दी हो। तो हम एक्सपोर्टर ने तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर दिया हो, जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है उसने डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट का क्या कर दिया हो, फर्निशिंग कर दिया हो, तभी हमको आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा। मतलब ये फर्निश कर दिया, इसका मतलब गुड्स क्या हो गए, इंडिया से एक्सपोर्ट हो गए, फिर हमको वो क्या देंगे, रिफंड देंगे। प्लस रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है, जब भी आप रूल 96 में रिफंड के लिए एप्लीकेशन करोगे तो उस समय भी आपको अपने आधार को ऑथेंटिकेट करवाना होगा। ये रहा, उस समय भी आपको अगेन आधार ऑथेंटिकेट करवाना होगा। अगेन का मतलब है रजिस्ट्रेशन के समय तो हो सकता है आपने आधार ऑथेंटिकेट करवाया होगा, तो अब रिफंड एप्लीकेशन के समय भी आपको अपने आधार को ऑथेंटिकेट करवाना होगा। और प्लस कंडीशन क्या है, जो एप्लीकेंट है ना, एक्सपोर्टर, क्या लिखा है, उसने अपना जीएसटीआर 3BB क्या कर दिया हो, फाइल कर दिया हो, क्योंकि 3B में उसने उसकी डिटेल दे दी होगी, तो 3BB फाइल कर दिया हो। तो
शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कराओ, पर्सन इन चार्ज ने एक्सपोर्ट रिपोर्ट, डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करा, इसका मतलब गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो गए। आपने जीएसटीआर 3B क्या कर दिया, जीएसटीआर 3B क्या कर दिया, फर्निश कर दिया। जीएसटीआर 3B फर्निश करा तभी तो होगा, आईजीएसटी का क्या करा, पेमेंट करा, और आपने आधार को क्या कर दिया, ऑथेंटिकेट करवा दिया। अब ये क्या होगा, अब जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, वर्ड पढ़ो, किसका प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी का नहीं, कस्टम्स का जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। जीएसटी ऑफिसर प्रोसीड नहीं करेगा, आपका जो कस्टम का प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा आपके रिफंड क्लेम को, वो प्रोसेस करेगा। और क्या कर देगा, वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, क्रेडिटेड कर देगा रिफंड को आपके किसमें, बैंक अकाउंट के अंदर। तो कौन करेगा, कस्टम का पीओ। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था, जहां आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी का रिफंड ले रहे हो, आरएफडी 01 की जरूरत नहीं है, शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट ही आपकी रिफंड एप्लीकेशन बन जाएगी। ओके चलिए, वर्ड आप पढ़ पा रहे हैं, क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, बढ़ गई, क्या बढ़ गई है, अपवर्ड रिवीजन हो गया, वापस से रिवाइज हो गई। क्या चीज रिवाइज हो गई, तो अगला वर्ड लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्राइस। कल मान लीजिए आपने आईजीएसटी का रिफंड भी ले लिया, जो पे करा था आपने कस्टम में उसका क्या ले लिया, रिफंड भी ले लिया। आपकी एक्सपोर्ट प्राइस का रिवीजन हो गया, अपवर्ड रिवीजन हुआ। तो अपवर्ड रिवीजन हुआ तो आपने एडिशनल आईजीएसटी भी क्या करा होगा, पे करा होगा, एडिशनल आईजीएसटी पे करा होगा। अब आपको एडिशनल आईजीएसटी का क्या चाहिए, रिफंड चाहिए। ध्यान रखिएगा, शिपिंग बिल ऑलरेडी पहले ही फाइल हुआ है, पर्सन इन चार्ज का डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल हुई है। मैं अपने आधार को ऑथेंटिकेट खैर वापस से भी करवा लूंगा। ओके, तो ये मेरी कंप्लायंस पहले ही हो रखी है। तो अब मेरे को आईजीएसटी का रिफंड लेने के लिए क्या करना होगा, तो अब मेरे को आरएफडी 01 एप्लीकेशन करनी होगी। अब करनी होगी एडिशनल आईजीएसटी का रिफंड लेने के लिए आरएफडी 01 की। जो पहले आईजीएसटी पे करा था उसका रिफंड लेने के लिए तो क्या था, शिपिंग बिल था या बिल ऑफ क्या था, एक्सपोर्ट था, वही था। लेकिन एडिशनल आईजीएसटी का रिफंड लेने के लिए, क्योंकि शिपिंग बिल तो ऑलरेडी फाइल हो चुका है, तो अब मेरे को आरएफडी क्या करना होगा, 01 करना होगा। हाँ, दोबारा आधार को क्या करना होगा, ऑथेंटिकेट करवाना होगा। दोबारा आधार को क्या करना होगा, ऑथेंटिकेट भी करवाना होगा। और ये एडिशनल आईजीएसटी का रिफंड मैं क्लेम करूंगा, ठीक है ना। ये मैं क्लेम करूंगा कितने साल में, विद इन कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में। कितने साल में करूंगा, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कब से, जब वो गुड्स इंडिया से क्या हो गए थे, एक्सपोर्ट हो गए थे, इंडिया को छोड़ गए थे, लीव कर गए थे, वहां से 2 साल के अंदर एडिशनल आईजीएसटी का क्या कर सकूंगा, रिफंड क्लेम कर सकूंगा आरएफडी 01 से। ओके, तो अगेन सिंपल सा प्रोविजन था, वर्ड टू वर्ड आपको यहां पर पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कट शॉर्ट, थोड़ा सा पूरा का पूरा पढ़ने को मिल रहा है। और आपको इंटरप्रिटेशन यहां पर समझा देता हूं, और इंटरप्रिटेशन ये है, अगर आप रिफंड क्लेम करना चाह रहे हो, रिफंड कौन से का, आईजीएसटी पेड का, मतलब विदाउट बॉन्ड और एलयूटी कर रहे हो, विदाउट बॉन्ड और एलयूटी कर रहे हो, लेकिन ये आईजीएसटी का रिफंड ले रहे हो, किसका, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है, बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करा, एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं करी, ऑन पेमेंट ऑफ क्या करा, आईजीएसटी करा, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा। कल अगर पैसा इंडिया में फॉरेन करेंसी में जब आ जाएगा, आप क्या कर लीजिएगा, रिफंड ले लीजिएगा। आप रिफंड एप्लीकेशन कौन सी करोगे, आरएफडी 01, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में शिपिंग बिल तो होता ही नहीं है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, डिपार्चर मैनिफेस्ट होता ही नहीं है, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट होता ही नहीं है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट होती नहीं है, तो वहां रिफंड एप्लीकेशन कौन सी कहलाएगी, आरएफडी 01 ही कहलाएगी। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा क्या है, प्रोविजन आपको बता रहा हूं। अच्छा, और है, अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो, क्या क्लेम करना चाह रहे हो, रिफंड। रिफंड कौन सा, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड। अगर आपने इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं और सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है और अंडर बॉन्ड और एलयूटी करी है, तो आईटीसी का रिफंड तो कस्टम से तो मांगोगे नहीं, वो तो जीएसटी में मांगोगे। तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी रिफंड एप्लीकेशन कौन सी करनी होगी, आरएफडी 01 ही करनी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करे, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और उस आईजीएसटी का आप रिफंड चाहते हैं, तो शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट ही क्या होगा, रिफंड एप्लीकेशन होगा, डिपार्चर मैनिफेस्ट होगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, आधार को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, आपको अपना जीएसटीआर 3B क्या कर दिया, फर्निश कर दिया, और फिर कस्टम का जो पीओ ऑफिसर है वो आपके रिफंड के क्लेम को प्रोसेस करके आपके खाते में रिफंड कर देगा। ओके, तो अगेन मेरे ख्याल से लॉजिकली आपको यहां पर बात बिल्कुल क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। चलिए आगे का प्रोविजन और बताता हूं, आप पढ़िए वर्ड टू वर्ड। पहला वर्ड पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा है, फैसिलिटी। ये जो आप बॉन्ड देते हो, एलयूटी देते हो, ये एक फैसिलिटी है कि इससे आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी गुड्स को क्या कर पाते हो, एक्सपोर्ट कर पाते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को दे पाते हो। तो ये फैसिलिटी है। ये जो फैसिलिटी है ना, कौन सी फैसिलिटी, गुड्स को एक्सपोर्ट करना, सर्विसेज एक्सपोर्ट करना, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई करना, वो भी कैसे, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी फैसिलिटी है। और इस फैसिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो वर्ड मैंने लिखा है, आपको बॉन्ड और एलयूटी क्या करनी पड़ती है, एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। लेकिन प्रोविजन ये बोल रहा है, ये जो फैसिलिटी है ना, ये फैसिलिटी आपकी विड्रॉ हो जाएगी। ये फैसिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। तो आप बॉन्ड एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, फिर आपको एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी करना पड़ेगा। ये फैसिलिटी विड्रॉ हो जाएगी। कब विड्रॉ हो जाएगी, उसकी कंडीशन लिखी, इफ कंडीशन है, उसी केस में विड्रॉ होगी जब ये जो गुड्स थे आपके, अगर वो गुड्स इंडिया से क्या नहीं हुए, एक्सपोर्ट नहीं हुए 3 महीने में, ठीक है ना, 3 मंथ थे ना फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस से, अगर 3 महीने में नहीं होते हैं
तो क्या होते हैं 3 महीने में नहीं होते हैं। तो अब आगे के एक्सपोर्ट आप, ठीक है ना, विद पेमेंट ऑफ क्या करोगे, आईजीएसटी करोगे। अंडर बॉन्ड और एलयूटी की आपकी जो फैसिलिटी थी वो विड्रॉ हो जाएगी अगर 3 महीने तक भी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से गुड्स इंडिया से क्या नहीं होते, एक्सपोर्ट नहीं होते। प्लस प्लस प्लस, और आपको कहा था ना 15 दिनों के अंदर अंदर पे कर देना। अगर 3 महीने में गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना, पे करना। टैक्स प्लस इंटरेस्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ कितने में, 15 डेज में टैक्स प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा अगर 3 महीने में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए। तो 3 महीने में गुड्स एक्सपोर्ट भी नहीं हुए और आपने 15 दिनों में उसका पेमेंट भी नहीं करा, प्लस कंडीशन है, ठीक है ना, तो फिर आपकी ये फैसिलिटी क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपकी फैसिलिटी विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन और सुनिए, ऑन पेमेंट जैसे ही आप ये टैक्स और इंटरेस्ट का क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, आईजीएसटी और इंटरेस्ट का पेमेंट कर दोगे, तो ये जो बॉन्ड और एलयूटी की फैसिलिटी है ये दोबारा से हम आपको क्या कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे। किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ठीक है ना, कौन सा पर्सन है, ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट कर रहा है तो रिफंड लेना तो रजिस्टर्ड पर्सन तो होगा। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या हो रखा है, प्रोसिक्यूटेड हो रखा है, ठीक है ना, क्या हो रखा है, प्रोसिक्यूटेड हो रखा है, उस पर प्रोसिक्यूशन हो रखा है, ठीक है ना। क्यों होगा प्रोसिक्यूशन, ऑब्वियसली बात है, वर्ड पढ़ो, उसने ऑफेंस करा होगा तो ऑफेंस का ही तो क्या होता है, प्रोसिक्यूशन होता है। तो ऑफेंस करा उसका वो क्या, और प्रोसिक्यूटेड हो रखा है, प्रोसिक्यूटेड हो रखा है, और वो भी ऑफेंस उसने कितने का करा, आप वर्ड पढ़ रहे हो, अमाउंट भी मेंशन कर रखा है। अमाउंट कितना है, 250 लाख, मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स का अमाउंट है। इससे ज्यादा के अमाउंट का उसने क्या करा है, ऑफेंस करा, उसमें वो प्रोसिक्यूटेड हो रखा है। कितने समय में, वो भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो यहां पर नहीं है। तो अगर ये कर रखा है 5 सालों में, तो आपकी एलयूटी जो होती है ना, अपने लेटर हेड पे देने की फैसिलिटी वो विड्रॉ कर देंगे। अगर आप प्रोसिक्यूशन हो रखे हो 2.5 करोड़ से ज्यादा, 250 लाख से ज्यादा के टैक्स अमाउंट के ऑफेंस की, तो एलयूटी फैसिलिटी विड्रॉ करते हैं। बॉन्ड फैसिलिटी क्या होती है, विड्रॉ नहीं होती। तो आप वर्ड पढ़ पा रहे हो, उस केस में बॉन्ड फैसिलिटी तो क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो प्रोविजन क्या पड़ा, गुड्स के केस में आपने एलयूटी बॉन्ड दिया, 3 महीने तक गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए, प्लस आपने 15 दिन तक टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा, तो आपकी बॉन्ड एलयूटी की फैसिलिटी विड्रॉ कर देंगे। ओके, और दूसरा है वो सभी पर्सन पे एप्लीकेबल है जिसने भी 250 लाख से ज्यादा का ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन हो रखा है, उस पर प्रोसिक्यूटेड है, ठीक है, उसकी एलयूटी विड्रॉ हो रखी है, बॉन्ड फैसिलिटी तो अवेलेबल है, बॉन्ड दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिंपल सा प्रोविजन। हाँ जी, आगे वर्ड क्या पढ़ पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड और एलयूटी। ये आपको मालूम है बॉन्ड एलयूटी हम क्यों फर्निश करते हैं, कि कल अगर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए 3 महीने में, या सर्विस के केस में अगर 1 साल में पैसा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से, फेमा की टाइम लिमिट, आरबीआई की टाइम लिमिट, विच एवर लेटर है, उसमें पैसा नहीं आया, तो मैं आईजीएसटी का पेमेंट करूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इसी के साथ करते बताया था, वही बात लिखी है। बॉन्ड और एलयूटी इसलिए एग्जीक्यूट की जाती है सो डेट हम अपने आप को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। किस बात के लिए बाइंड करते हैं, वर्ड लिखा है आईजीएसटी का पेमेंट के लिए, और उसके इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। अच्छा, ये कब करना होगा पेमेंट, अगर गुड्स क्या नहीं हुए, एक्सपोर्टेड नहीं हुए, विद इन कितने टाइम में, 3 मंथ्स में। ओके, ये तो गुड्स की बात हो गई। और सर्विस के केस में अगर फॉरेन करेंसी में या आईएनआर, आईएनआर कब होता है, जब आरबीआई हमको परमिट करता है, तो अगर वो क्या नहीं हुए, हमको रिसीव नहीं हुए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, तो हमको पेमेंट करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। उसको बाइंड करने के लिए हम ये बॉन्ड क्या करते हैं, एलयूटी एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोविजन आ रहा है, बहुत ही सिंपल बात आ रहा है। ये जो बॉन्ड और एलयूटी आपको फर्निश करने के लिए कहा जाता है ना, कि जो भी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो बॉन्ड और एलयूटी एग्जीक्यूट कर दें, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी गुड्स को क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को दे दो विदाउट पेमेंट, और बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप जो गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो गुड्स और सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट ही है, तो उस पर तो वैसे ही आईजीएसटी पेबल बनता ही नहीं है। तो अगर वो गुड्स और सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है या नॉन जीएसटी गुड्स हैं, जिन पे जीएसटी लेवेबल ही नहीं है, तो उस केस में आपको बॉन्ड और एलयूटी एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बिना बॉन्ड और एलयूटी आप एग्जीक्यूट करे ही आप एलिजिबल रहोगे, किसके लिए, आईटीसी के रिफंड के लिए। तो आप तो भी बिना बॉन्ड और एलयूटी एग्जीक्यूट करे ही आप एलिजिबल रहोगे रिफंड ऑफ किसका, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और कंपनसेशन सेस के लिए। ठीक है, तो जो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं या नॉन जीएसटी गुड्स है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर रहे हो या सेज को दे रहे हो, बॉन्ड एलयूटी एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, तो भी आपको क्या मिलेगा, आईटीसी का रिफंड आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब हम आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, डीम्ड एक्सपोर्ट पे। यस, आइए अब हम सिखाते हैं और सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा वर्ड पढ़ो, डीम्ड एक्सपोर्ट है।
मतलब गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट तो होते हैं, गुड्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये डीम्ड है। डीम्ड का मतलब है गुड्स इंडिया से जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें मान रहे हैं कि वो क्या है, एक्सपोर्ट है। ठीक है ना, क्या है वो, एक्सपोर्ट है। ये लीजिए लिखा भी है यहाँ पर, क्या वर्ड लिखा है, लिखा है वर्ड गुड्स। ओके, गुड्स क्या है, सप्लाइड। इसका मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स के ही होता है। इंटरप्रिटेशन मालूम पड़ा, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स होता है। गुड्स को आपने सप्लाई करा, लेकिन जो गुड्स आपने सप्लाई करे हैं वो डू नॉट लीव इंडिया, इंडिया से क्या नहीं करते, लीव नहीं करते। आइए देखते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। देखिए डीम्ड एक्सपोर्ट तब होता है, आप वर्ड पढ़ पा रहे हो, रजिस्टर्ड सप्लायर। इसका मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट तभी कहलाएगा जब सप्लायर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। सप्लायर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। अब उसने गुड्स की क्या करी है, सप्लाई करी। अब आप कहेंगे ये कैसे मालूम पड़ा, तो देखिए क्या लिखा है, ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। इसका मतलब जो डीम्ड एक्सपोर्ट होता है वो ओनली मतलब सिर्फ होता है किसके, इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स के। तो अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर गुड्स क्या करता है, सप्लाई करता है, किसको सप्लाई कर रहा है, ईओयू को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है उनको। ओके, सेज को नहीं, सेज को सप्लाई करना तो जीरो रेटेड है। ईओयू को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। किसको सप्लाई कर रहे हो, ईएचटीपी को, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बीटीपी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पार्क है। ईपीसीजी, ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इनको कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहे हो, या उनको जिनके पास में एडवांस ऑथराइजेशन है उनको आप सप्लाई कर रहे हो। इनको अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो जो गुड्स आपने सप्लाई करी है वो सप्लाई क्या कहलाएगी, डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगी। हालांकि सप्लाई तो डोमेस्टिक ही हुई है, लेकिन उसको मान लिया जाएगा कि वो एक्सपोर्ट हुई है, डीम्ड एक्सपोर्ट है। कैसे डीम्ड एक्सपोर्ट है, अब ये आगे सप्लाई करेंगे किसको, एक्सपोर्ट सप्लाई करेंगे। ये जो ईओयू यूनिट होगी, ईएचटीपी होगा, एसटीपी होगा, बीटीपी होगा, ईपीसीजी होगा, एडवांस ऑथराइजेशन होगा, ये आगे क्या करेगा, एक्सपोर्ट। मतलब वो सप्लाई तो क्या कहलाएगी, जीरो रेटेड कहलाएगी, और हमने रजिस्टर्ड सप्लायर ने उनको जो सप्लाई करी है वो क्या कहलाएगी, डीम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, और इंटरप्रिटेशन आप सीखना चाहें तो सीखो। क्या लिखा हुआ है, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई कभी जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होती है। जब ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो आप अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई तो ओनली सिर्फ क्या होगी, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स ही होगी। ऑन पेमेंट ऑफ क्या होगी, टैक्स होगी, क्योंकि ये अंडर बॉन्ड एलयूटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, इसलिए ये ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स होगी। तो डीम्ड एक्सपोर्ट होती है ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स रजिस्टर्ड सप्लायर ने क्या करे हैं, मैन्युफैक्चर करे हैं और सप्लाई करे हैं। किनको, वर्ड पढ़ो, नोटिफाइड को। नोटिफाइड डोमेस्टिक सप्लाई, नोटिफाइड का मतलब हो गया एडवांस ऑथराइजेशन वालों को, ईओयू वालों को, ठीक है, एसटीपी वालों को, बीटीपी वालों को, ओके, ईपीसीजी वालों को क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो ये सप्लाई कौन सी होगी, नोटिफाइड वालों को आप सप्लाई कर रहे हो। ओके, पेमेंट भले ही आपको आईएनआर में आए या फॉरेन करेंसी में आए, ठीक है ना, डजंट मैटर, किसी में भी आए। इन नोटिफाइड वालों को रजिस्टर्ड सप्लायर जो गुड सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चर करके, ट्रेडर करके नहीं, मैन्युफैक्चर करके, तो उसकी सप्लाई अंडर क्या कहलाती है, डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाती है। एडवांस ऑथराइजेशन हो गया, ईओयू हो गया, ईएचटीपी हो गया, एसटीपी हो गया, बीटीपी हो गया, ईपीसीजी। ईपीसीजी में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स होता है। और वन मोर नोटिफाई कर रखा है, क्या सप्लाई कर रहे हो, गोल्ड सप्लाई कर रहे हो। कौन सप्लाई कर रहा है, बैंक कर रहा है और पीएसयू कर रहे हैं अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन के। तो ये भी सप्लाई कौन सी है, डीम्ड एक्सपोर्ट है। अब डीम्ड एक्सपोर्ट पढ़ तो लिया, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड चैप्टर में क्या है, आइए देखते हैं। तो आप वर्ड पढ़िए, देखिए रिफंड। ऑब्वियसली बात है, रिफंड चैप्टर में हम तभी पढ़ेंगे जब डीम्ड एक्सपोर्ट को लेके कोई रिफंड का प्रोविजन हो। रिफंड अगला वर्ड पढ़ो, टैक्स पेड। जो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई होती है वो अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स ही होती है, एलयूटी बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होती। तो जो टैक्स आपने पे करे हैं उसका क्या होगा, रिफंड होगा। अब उसके लिए प्रोविजन क्या है, रिफंड कौन ले सकेगा, सप्लायर ले सकेगा। जो रजिस्टर्ड सप्लायर थे ना, जिसने गुड्स मैन्युफैक्चर करके ईओयू को, ठीक है ना, ईपीसीजी को, एडवांस ऑथराइजेशन वालों को, और किनको, ईएचटीपी एसटीपी वालों को जो क्या करे, सप्लाई करे, सप्लायर उसका क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा। जो उसने टैक्स पे करे हैं, किस पे, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे करे, सप्लायर को उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये रिफंड सप्लायर को तभी मिलेगा वेयर, मतलब जहां, उस केस में जहां पर जो रिसिपेंट था, रिसिपेंट कौन था, ईओयू था, एडवांस ऑथराइजेशन वाला था। वो जो रिसिपेंट था उसने क्या नहीं करा हो, ऑब्वियसली बात है, उसने आईटीसी का अवेलमेंट नहीं करा हो। अब उसने आईटीसी का अवेलमेंट नहीं करा, ये सप्लायर को कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो सुनिए, उसके लिए सप्लायर को लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी, रिसिपेंट से लेनी पड़ेगी। किसको, सप्लायर को लेनी पड़ेगी। किस बात की अंडरटेकिंग, कि उसने आईटीसी नहीं लिया है। फिर वो क्या कर सकेगा, रिफंड क्या कर सकेगा, क्लेम कर सकेगा। ऐसी अंडरटेकिंग उसको रिसिपेंट से लेनी है कि मैंने आईटीसी नहीं लिया, आप इस पे टैक्सेस पेड का रिफंड ले सकते हो। अगर उसने आईटीसी लिया है तो रिफंड कौन लेगा, तो बाय रिसिपेंट। तो फिर उस केस में रिसिपेंट क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा। रिसिपेंट किसका, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई का। तो सबसे पहले तो वो उसका आईटीसी ले ले,
ठीक है ना, ये सबसे पहले वो उसका आईटीसी ले ले, आईटीसी ले ले और फिर वो रिफंड क्या करे, क्लेम करे। ओके, रिफंड क्लेम कैसे करेगा आईटीसी का, उसको ई क्रेडिट लेजर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जब भी आप आईटीसी का रिफंड लेना चाहते हो तो आपको ई क्रेडिट लेजर को डेबिट करना पड़ता है। तो आप आईटीसी ले लो और लेने के बाद में रिसिपेंट उसका रिफंड क्या कर सकेगा, क्लेम कर सकेगा। ठीक है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से ये बात आपको यहां पर समझ में अच्छे से आ चुकी है। वन मोर कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, अभी तो डीम्ड एक्सपोर्ट बताया था, अगला कॉन्सेप्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा है, ये है मर्चेंट एक्सपोर्ट है। डीम्ड एक्सपोर्ट में तो रजिस्टर्ड सप्लायर कौन था, मैन्युफैक्चरर था, उसने गुड्स इंडिया में क्या करे थे, मैन्युफैक्चर करे थे। आप वर्ड पढ़ पा रहे हो, क्या है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। फिर उसने ईओयू वालों को क्या करा, सप्लाई करा। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, ट्रेडर होता है। देखिए वर्ड टू वर्ड, मर्चेंट एक्सपोर्टर में भी सप्लायर तो क्या होगा, रजिस्टर्ड ही होना जरूरी है। ओके, रजिस्टर्ड ही है। रिसिपेंट भी कौन होगा, रजिस्टर्ड ही होगा। क्यों होगा रिसिपेंट रजिस्टर्ड, क्योंकि ये रिसिपेंट आगे क्या करेगा, जीरो रेटेड सप्लाई करेगा। ये आगे क्या करेगा, जीरो रेटेड सप्लाई, वो भी कौन सी वाली, एक्सपोर्ट वाली। अब इसके लिए ये मर्चेंट एक्सपोर्ट है, मर्चेंट एक्सपोर्ट है। कैसे, ये भी किसके रेस्पेक्ट में होता है, वर्ड्स पढ़ो, गुड्स के रेस्पेक्ट में होता है। तो चाहे डीम्ड एक्सपोर्ट हो चाहे मर्चेंट एक्सपोर्ट हो, दोनों ही किसके रेस्पेक्ट में होता है, गुड्स के रेस्पेक्ट में होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट में आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके ईओयू नोटिफाइड वालों को देते हो, मर्चेंट एक्सपोर्ट में आप देते तो गुड्स ही हो। लेकिन ये खास बात क्या है, जो आप गुड्स देते हो इंट्रा या इंटर, उस पे रेट बहुत ही कंसेशनल है, 0.05 सीजीएसटी है और 0.05 क्या है, एसजीएसटी है। मतलब ये जो रिसिपेंट है ना, ये खरीद के गुड्स इंडिया से क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसा अगर आपका खरीदार है, रिसिपेंट है, जो आपसे खरीद के इंडिया से क्या करने वाला है, एक्सपोर्ट करने वाला है, तो ऐसे एक्सपोर्टर को जब आप सप्लाई करोगे तो आप उससे बहुत ही मामूली 0.05% सीजीएसटी और 0.05% एसजीएसटी, मतलब इंटरस्टेट हो तो सिर्फ 0.1% आईजीएसटी ही क्या करना है, चार्ज करना है, उसको टैक्स इनवॉइस क्या करनी है, देनी है। तो बेसिकली ये जो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, ये कौन है, ट्रेडर एक्सपोर्टर है। ठीक है ना, ये खरीद के और इंडिया से गुड्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ये ट्रेडर एक्सपोर्टर ऑफ क्या है, गुड्स है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वर्ड लिखा हुआ है मर्चेंट एक्सपोर्टर है। तो ये जो खरीद रहा है ना, बहुत ही कम रेट पे खरीद रहा है, 0.05 सीजीएसटी, 0.05 क्या है, एसजीएसटी। ओके, और आगे गुड्स को क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, अंडर बॉन्ड कर देगा, अंडर एलयूटी कर देगा, या आईटीसी का रिफंड ले लेगा, जैसे करना है वैसे कर देगा। अब ये जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, जिसने बहुत ही मामूली रेट से क्या करा है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करी है गुड्स की 0.05 प्लस 0.05% के लिए, इसके लिए ये सप्लाई, मर्चेंट एक्सपोर्ट सप्लाई बिकम क्या बन गई है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्योंकि इसने जो सप्लाई करी है उस पर तो बहुत ही मामूली रेट से क्या लगा है, जीएसटी लगा है, और जो इसने क्या ली है, इनपुट ली है, उस पर ज्यादा रेट से क्या लगा होगा, जीएसटी। और जब कभी भी जीएसटी में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो रिफंड मिल जाता है, सप्लायर को रिफंड मिल जाता है अंडर रूल 89 सब रूल 5 के प्रोविजन से। तो ये भी रिफंड ले सकेगा। ये तो रिफंड इसलिए ले सकेगा क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई है, और ये इसलिए ले सकेगा क्योंकि ये जो सप्लाई कर रहा है वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, जिस सप्लाई पे रेट 0.05 प्लस 0.05 ही है, और इनपुट पे रेट अगर ज्यादा है तो ये रूल 89 सब रूल 5 के प्रोविजन से क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा। ओके, चलिए नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं आपको, नॉलेज के लिए देखिएगा। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को, ठीक है ना, क्या करते हो, सप्लाई करते हो, डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या यूनिट के डेवलपर को गुड सप्लाई कर रहे हो, तो जीरो रेटेड सप्लाई है। और अगर सर्विसेज भी करोगे तो वो सप्लाई कौन सी होगी, जीरो रेटेड ही क्या होगी, सप्लाई होगी। ओके, जीरो रेटेड ही क्या होगी, सप्लाई होगी। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर, ये जो यूनिट है, अगर ये कोई गुड्स इंडिया में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कोई गुड्स इंडिया में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। और अगर सर्विसेज भी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी क्या होती है, एग्जेम्पशन होती है। तो इनको सप्लाई कर रहे हो तो वो जीरो रेटेड है, और ये अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब बात करते हैं, ये जो नोटिफाइड वाले थे ना, ईओयू वाले थे, ईएचटीपी वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायो टेक्नोलॉजी पार्क, ईपीसीजी, अगर आप इनको गुड सप्लाई करोगे तब तो वो सप्लाई क्या होगी, डीम्ड एक्सपोर्ट होगी। गुड सप्लाई करने पे डीम्ड एक्सपोर्ट होगी, सर्विस सप्लाई करने पे डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है। अगर इनको आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो वो लिख दिया, ना तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट है, ना ही वो क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है, कुछ नहीं है। हाँ, ईओयू अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तब तो उस पे एग्जेम्पशन है, लेकिन अगर वो सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो उस पे एग्जेम्पशन नहीं है, उन पे उनको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है, और फिर उस पे किए गए टैक्स का वो आईटीसी ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं हम। यस, अब जो अगला प्रोविजन पढ़ा रहा हूं इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी।
देखिए कितना आसान रहेगा, वर्ड पढ़ पा रहे हो आप, क्या लिखा है रिफंड। रिफंड किसका? अनयूटिलाइज आईटीसी। आपको मालूम है ना, जब आप अंडर बॉन्ड या एलयूटी सप्लाई करते हो तो वो अनयूटिलाइज आईटीसी का क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। और आईजीएसटी पेड, आईजीएसटी पेड का मतलब अगर आपने जीओटेड सप्लाई करी है, बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करा, एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं करा, तो आपको आईजीएसटी पेड का क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। अब उसके लिए आपको कोई प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, प्रोविजन पढ़िए क्या लिखा है गुड्स के लिए। तो गुड्स के केस में अगर आपको आईटीसी या आईजीएसटी किसी का भी रिफंड चाहिए तो वो रिफंड जो होगा आफ्टर का मतलब होता है कि बाद में। किसके बाद में? जब वो गुड्स क्या हो जाएंगे? इंडिया से एक्सपोर्टेड हो जाएंगे। एक्सपोर्टेड होंगे तभी तो आप क्या करोगे? शिपिंग बिल लगाओगे, बिल ऑफ क्या लगाओगे? एक्सपोर्ट लगाओगे, डिपार्चर मैनिफेस्ट क्या करोगे? लगाओगे, रिटर्न आपने फाइल करा हो, आधार ऑथेंटिकेशन हो, तो फिर उस केस में आपको रिफंड दे देंगे। किसका? आईजीएसटी पेड का। और अंडर बॉन्ड या एलयूटी कर रहे हो तो वंस अगर गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएंगे तब आप आरएफडी 01 फाइल करके क्या कर सकोगे? आईटीसी का क्या ले सकोगे? रिफंड ले सकोगे। मतलब गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होने चाहिए तभी आपको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। कौन से की बात कर रहे हैं? रेडीमेड लिखा भी है आपके लिए, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाए हम आपको क्या दे देंगे? रिफंड दे देंगे। इवन, इवन का मतलब है इवन भले ही कंसीडरेशन जो है एक्सपोर्ट गुड्स का जो कंसीडरेशन है वो क्या नहीं हुआ, अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आपको जरूर क्या दे दिया जाएगा? रिफंड दे दिया जाएगा गुड्स के केस में। अब आप पूछेंगे कल अगर सर पैसा रिसीव ही नहीं हुआ तो उसके लिए भी हमने पढ़ा है कि अगर कल पैसा रिसीव्ड नहीं होता, नॉट रिसीव्ड होता है, किसकी टाइम लिमिट में? फेमा की टाइम लिमिट में। तो जो भी आपको क्या दिया गया था, रिफंड दे दिया गया था, उसकी क्या कर लेंगे? वो रिकवरी कर लेंगे, उसकी रिकवरी कर लेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और फिर आप कहेंगे कल आरबीआई की टाइम लिमिट में मान लीजिए रिसीव हो गया तो जो हमने रिकवरी करी थी रिफंड की वो हम आपको वापस से क्या कर देंगे? दे देंगे। तो ये प्रोविजन हमने पढ़ा था, एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब बात कर लेते हैं सर्विस। सर्विस के लिए प्रोविजन अलग है। सर्विस के केस में आफ्टर पैसा आ जाए उसी के बाद में आपको क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। तो यहां पर सर्विस के केस में आफ्टर है। कौन से केस में? वर्ड लिखा भी है, आप रीड कर लो, पढ़ पा रहे हो क्या लिखा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आफ्टर होगा। आफ्टर कब? जब उस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन आपको क्या हो जाएगा? रिसीव्ड हो जाएगा। कन्वर्टेबल किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में या इन आईएनआर वेयर परमिटेड बाय आरबीआई। उसी के बाद में आपको आईजीएसटी पेड का या आईटीसी का क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। लेकिन गुड्स के केस में आपको पहले मिल जाएगा, बस गुड्स इंडिया से क्या हो जानी चाहिए? एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए। ओके इसके बाद में ये एज सच कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, बता रहा हूं। यहां पर भी अगेन रिफंड है, चैप्टर रिफंड है तो रिफंड का प्रोविजन। ये रिफंड है आईजीएसटी पेड, लेकिन ये कौन सा आईजीएसटी पेड है? रुकिए, जो भी गुड्स क्या करे हैं? सप्लाई करे हैं किसको? टूरिस्ट को। तो टूरिस्ट ने जो आईजीएसटी पे करा है गुड्स पे, अगर वो गुड्स को क्या करता है? टेकिंग मतलब लेके चले जाता है आउट ऑफ इंडिया। जो टूरिस्ट है ना, इंडिया में घूमने वूमने जो आया था, मेडिकल पर्पस के लिए आया था, एजुकेशनल पर्पस जो भी आया था, 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं आया था, बसने के लिए नहीं आया था, वो टूरिस्ट होता है। में से जिन गुड्स को वो क्या कर रहा है? आप वर्ड पढ़ पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्या? टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया। तो उनमें से जिन गुड्स को वो इंडिया से क्या करेगा? लेके जाएगा, उस पर जो आईजीएसटी पे था उसका क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया लेके जाएगा, कब लेके जाएगा? जब खुद ही इंडिया से क्या कर रहा है? जा रहा है ना, लिविंग इंडिया है तो लेके जाएगा, तो आईजीएसटी पेड का उसको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। आइए अब एक सर्कुलर आपको यहां पर क्या करता हूं, करवाता हूं। बड़ा इजी सा सर्कुलर है। ओके, इजी सा सर्कुलर है। देखिए क्या है, मैं सप्लायर हूं, लोकेटेड कहां पर हूं? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम सप्लायर हैं जो इंडिया में लोकेटेड है। रिसिपेंट कहां पर लोकेटेड है? आप पढ़ पा रहे हो, रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया क्या है? लोकेटेड है। सप्लाई कौन सी है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। रीड कर रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सप्लायर इंडिया में हो गया, रिसिपेंट कहां पर हो गया? बाहर हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसका कहां गया? बाहर आ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर आया। अब बस कंडीशन यह है कि वो पेमेंट क्या होना चाहिए? हमको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या आईएनआर जहां पर परमिटेड कर रखा हो वो रिसीव हो जाना चाहिए। वो सर्विस हमारी एक्सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, हम सर्विस का क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब उस काम को करने के लिए हमने से उसमें से कुछ काम हमने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हमको इंडिया में सप्लायर को मिला उसमें से उसने कुछ काम क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। किसी दूसरे सप्लायर को क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया, जो लोकेटेड कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है। तो ये रहा हमारा आउटसोर्स करा हुआ सप्लायर जो कहां पर लोकेटेड है? आप पढ़ पा रहे हो, आउटसाइड इंडिया। इससे हमने सप्लाई ली और हमने लेके किसको कर दी? एक्सपोर्ट कर दी। हमने उससे सप्लाई ली, इसका मतलब उस सर्विस का इंडिया में क्या हुआ? आपने पढ़ा, इंपोर्ट ही हुआ। हमने कुछ पार्ट एक्सपोर्ट कर आउटसोर्स करा। कौन से सप्लायर को? जो आउटसाइड इंडिया है। तो उसने जो हमको क्या दी? आउटसोर्स करके दी, तो वो हमारे लिए इंपोर्ट हुई। कितना पोर्शन? जितना पोर्शन हमने क्या करा था? आउटसोर्स करा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आपको मालूम हो आईजीएसटी लगता है और अंडर आरसीएम लगता है, तो हमने उस पे आरसीएम में टैक्स का क्या कर दिया? पेमेंट भी कर दिया। यहां तक की बात आ गई। अब हमको हमारे रिसिपेंट से पेमेंट लेना है। जैसी पेमेंट ले लेंगे हमारे लिए वो सर्विस क्या बन जाएगी? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी। अब हुआ ये कि उसमें से कुछ पेमेंट रिसिपेंट ने डायरेक्टली किसको कर दिया? इस आउटसोर्स वाले पोर्शन का उसने डायरेक्टली किसको कर दिया?
हमारे सप्लायर को कर दिया जिससे हमने इंपोर्ट करी थी, उसने जो कंसीडरेशन था डायरेक्टली रिसीव्ड हो गया सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो पूरा पेमेंट हमने रिसीव नहीं करा, जितना पोर्शन क्या हुआ था आउटसोर्स हुआ था उसके लिए हमारे रिसिपेंट ने डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दिया, उन्हीं को कर दिया। डायरेक्टली पेमेंट क्या कर दिया, उन्हीं को कर दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितना अमाउंट है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट या फिर सिर्फ उतना ही अमाउंट जितना अमाउंट हमको कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में रिसीव हुआ, या फिर तो पूरा अमाउंट जितना अमाउंट हमको रिसीव हुआ प्लस वो अमाउंट जो सीधा उन्होंने किसको पे कर दिया, इसको डायरेक्टली क्या कर दिया, आउटसाइड इंडिया इसको पे कर दिया। अब ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि जितना अमाउंट माना जाएगा उतनी ही एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो इस सर्कुलर में क्या बताया गया, इस सर्कुलर में समझाया गया हमारे लिए टोटल वैल्यू ऑफ जो सर्विस होगी, उस सर्विस की जितनी भी टोटल वैल्यू है वो पूरी की पूरी हमारे लिए क्या बनेगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगी, पूरी बनेगी। इवन वो वाला पार्ट भी, इवन इसमें वो वाला पार्ट भी जो कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ था। ठीक है, मान लीजिए हमको तो एक्स अमाउंट क्या हुआ, रिसीव हुआ, हमें तो एक्स अमाउंट क्या हुआ, रिसीव हुआ, और रिसिपेंट ने सीधा वाई अमाउंट किसको पे कर दिया, सप्लायर को पे कर दिया। तो सर्कुलर में कहा गया है, ठीक है ना, कि एक्सपोर्ट हमारे लिए एक्स प्लस क्या रहेगा, टोटल अमाउंट हमारे लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रहेगी, इवन वो वाला अमाउंट भी जो रिसिपेंट ने सीधा डायरेक्टली सप्लायर को आउटसाइड इंडिया क्या कर दिया, पे कर दिया। हाँ, ये जो उसने आउटसाइड इंडिया पे करा है, आरबीआई की अप्रूवल हो, चाहे जनरल इंस्ट्रक्शन से हो या स्पेसिफिक अप्रूवल हो, आरबीआई अप्रूवल हो, तो टोटल वैल्यू ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो हमारे लिए एक्सपोर्ट ऑफ क्या बनेगी, सर्विस बनेगी, वो हमारे लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगी। अच्छा, चूंकि अगर मान लीजिए अगर अपन एक्स प्लस वाई ले लेते तो अपने लिए पूरी क्या होती है, एक्सपोर्ट होती। अगर हम ही पूरा वाई अमाउंट ले लेते तो एक्सपोर्ट होती, तो क्या होता, हमको भी तो आगे वाई अमाउंट देना ही पड़ता उस केस में, ठीक है ना, तो भी हमको वाई अमाउंट देना ही पड़ता। तो इस केस में क्या हुआ, हमने एक्स अमाउंट रिसीव कर लिया और उसको सीधा वाई अमाउंट रिसीव कर लिया, तो भी उस केस में हमारे लिए टोटल वैल्यू ही क्या बनेगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगी। तो सिंपल सा सर्कुलर था, अच्छा सर्कुलर था। ओके, चलिए इसके बाद में हम आते हैं, ओके, यस, हेडिंग देखिएगा। अब हम रिफंड पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही रिफंड है, लेकिन रिफंड पढ़ रहे हैं किसका, अनयूटिलाइज आईटीसी का। अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड आप जानते हो अच्छे तरीके से, दो केस में मिलता है। जब हम जो जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं वो विदाउट पेमेंट ऑफ क्या कर रहे हो, आईजीएसटी कर रहे हो। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का मतलब है अंडर बॉन्ड और एलयूटी कर रहे हो। और बॉन्ड और एलयूटी क्यों करते हैं, हम अपने आप को बाइंड करते हैं, हिमसेल्फ को बाइंड करते हैं कि कल हम टैक्स और इंटरेस्ट का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अगर कल ये गुड्स 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं होता है और सर्विस का पेमेंट अगर इंडिया में नहीं आता है तो हम आईजीएसटी का पेमेंट कर देंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। लेकिन आज जो हम जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं वो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हैं, अंडर बॉन्ड और एलयूटी एग्जीक्यूट करके दे रहे हैं। ओके, आप प्रोविजन पढ़ पा रहे हो, इसमें लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड और एलयूटी आप जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कर सकेंगे, आप कर ही नहीं सकेंगे। वो भी केस आपको मालूम है, कौन सा केस है, गुड्स के केस में। अगर वो गुड्स क्या है, सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, जिन गुड्स को आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो गुड्स आर टू सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल है, नील रेटेड गुड्स नहीं, या फिर जो शेड्यूल सेकंड में एक्सपोर्ट टैरिफ में मेंशन ही नहीं है, वो भी गुड्स नहीं, जिन पे एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, पेबल है। तो जिन पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, पेबल है, उन गुड्स को अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर उन गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उनके रेस्पेक्ट में आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। और आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, नील रेटेड गुड्स। तो अगर आप नील रेटेड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर जो भी कौन से गुड्स हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, या फिर वो गुड्स जो हमारे कस्टम के सेकंड शेड्यूल एक्सपोर्ट टैरिफ के अंदर कवर ही नहीं है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, वो गुड सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, हमको आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। देख पा रहे हैं आप, वर्ड भी लिखा है, ऐसे गुड्स को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्या कंसीडर नहीं करेंगे, कि वो गुड सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है। तो नील रेटेड गुड्स हैं, होली एग्जाम गुड्स हैं, या एक्सपोर्ट टैरिफ में मेंशन ही नहीं है, ओके, कवर्ड ही नहीं है, उन पे आईटीसी का रिफंड आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज टू बी क्या हो, पेड हो, आपको पे करनी हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, उसको हम मानेंगे सब्जेक्ट टू क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। और उसके केस में आपको आईटीसी का क्या नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उस केस में आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, यस, तो एक्सेप्शन समझ में आ गया। अच्छा, आईटीसी का रिफंड एक तो मिल जाता है कब, जब आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तब मिलता है। और दूसरा कब मिलता है, जब आपकी सप्लाई क्या होती है, आप पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है, जब आपकी सप्लाई इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होती है। जब आपकी सप्लाई कौन सी होती है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। आईटीसी रिफंड दो केस में मिलता है, दो केस में मिलता है, जब आपकी जीरो रेटेड सप्लाई होता मिलता है, या फिर आपकी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपने जो क्या करी है, रेट ऑफ टैक्स है ऑन एनी इनपुट, इनपुट पे, किसी भी एक भी इनपुट पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज्यादा है,
मतलब आप पे, इनपुट सर्विस नहीं, कैपिटल गुड्स पे नहीं, इनपुट पे, और वो भी एक भी इनपुट पे, अगर एक भी इनपुट की रेट ऑफ जीएसटी जो है वो ज्यादा है, किससे? रेट ऑफ जीएसटी ऑन आउटपुट सप्लाई। आउटपुट सप्लाई चाहे गुड्स की हो या किसकी हो, सर्विस की हो, तो आपकी इनपुट की रेट ऑफ जीएसटी तो ज्यादा है, और जो सप्लाई आप कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज की, उस पे रेट ऑफ जीएसटी क्या है? कम है। एक भी इनपुट पे अगर ऐसा हो रहा है, अगर एक भी इनपुट पे ऐसा हो रहा है, तो आपकी सप्लाई को हम बोलते हैं कि आपकी सप्लाई क्या है? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो हमको देखना है ना कि इनपुट की रेट कम है और इनपुट की रेट ज्यादा है और आउटपुट की रेट कम है, ये हमको कब देखना है? ये हमको देखना है एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग पॉइंट पे नहीं। ऐसा नहीं कि खरीदते समय इनपुट की रेट तो क्या थी? 18 थी, उसके बाद में क्या आया? आउटपुट सप्लाई की रेट कम हो गई, 12 हो गई। इसको इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे जिस समय आपने इनपुट खरीदा 18 है, अगर उसी समय अगर आपके आउटपुट सप्लाई की रेट क्या है? 12 है, उसी समय सेम टाइम पे, तो इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर रेट क्या हो गई? बाद में एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आके बाद में रेट क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है ना, तो उसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। आप वर्ड पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा है? एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हो कि रेट इनपुट की ज्यादा हो और आउटपुट सप्लाई की रेट कम हो, आउटपुट गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, उसको हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, आप पढ़ पा रहे हैं, लिखा हुआ है, अगर आपकी आउटपुट सप्लाई नील रेटेड है या आपकी आउटपुट सप्लाई जीएसटी में क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो आपको तो उस पे करना ही नहीं है, आपको तो उस पे करना ही नहीं है। ओके, तो ऐसी सप्लाई को हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, उस पे हम आपको रिफंड नहीं देंगे, उस पे हम आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे। तो अगर आपकी आउटपुट सप्लाई ही नील रेटेड है या होली क्या है? एग्जेम्प्ट है, और आप सोच रहे हो कि इनपुट पे मैंने जो टैक्स पे करा है उसका मेरे को रिफंड मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो नील रेटेड है, होली एग्जेम्प्ट है, या जिनको भी उन्होंने नोटिफाइड कर दिया, जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस को इन्होंने क्या कर दिया? नोटिफाई कर दिया। कंस्ट्रक्शन पे आज मकानों पे, छोटे मकानों पे, सस्ते मकानों पे 1% ही रेट है, और आपके इनपुट पे तो 12% भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अब बिल्डर ये सोचे कि मेरे को क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा, क्योंकि इनपुट की रेट तो मेरी ज्यादा है और आउटपुट सप्लाई की रेट क्या है? कम है। नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको क्या कर रखा है? नोटिफाई कर रखा है, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आईटीसी रिफंड दो केस में मिलता है। पहला केस है जब जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ कौन सा? आईजीएसटी, या फिर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो। जीरो रेटेड में ध्यान रखना, अगर आपके गुड सब्जेक्ट टू क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो उस पे नहीं मिलेगा। वन मोर है, नहीं मिलेगा कब? ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कस्टम में उसका क्या ले लिया? ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है अगर कस्टम में ही आपने टैक्सेस पेड का क्या ले लिया? रिफंड ले लिया, तो जीएसटी में उन्हीं टैक्सेस का अलग से क्या नहीं मिलेगा? रिफंड नहीं मिलेगा। तो सप्लायर ने अगर ड्यूटी ड्रॉबैक क्या कर लिया है? ले लिया है, तो भी आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? ड्यूटी ड्रॉबैक ले चुके हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही रीजनेबल सी क्या थी? बात थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। यस, अब आईटीसी का रिफंड मिलेगा कितना अमाउंट का? देखिए, रिफंड दो केस में मिलेगा, जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करोगे या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वो अमाउंट कितना होगा? तो उसके लिए कहते हैं वो अमाउंट उतना ही होगा। आप पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा है? प्रोपोर्शनेट, मतलब आपको फॉर्मूला लगाना होगा और उस फॉर्मूले से आप एक प्रोपोर्शनेट क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। तो आपको रिफंड कितना मिलेगा? प्रोपोर्शनेट रिफंड मिलेगा। रूल 89 सब रूल 4 में और सब रूल 5 में फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले को लगाओगे, उससे अमाउंट निकलेगा, वो मैक्सिमम रिफंड होगा। मान लेते हैं वो कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए का आ रहा है, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, आगे आप पढ़ पा रहे हैं, इस 1 लाख को आप कंपेयर करेंगे किससे? ई क्रेडिट में जितना बैलेंस पड़ा है, जितना भी आपके पास में बैलेंस है, आईटीसी का बैलेंस है। आईटीसी का बैलेंस कब है? तो उसके लिए अगला वर्ड पढ़ो, आफ्टर जीएसटीआर 3B फाइलिंग। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद, अपनी लायबिलिटी को का पेमेंट करने के बाद में, आईटीसी को यूटिलाइज करने के बाद में, उसके बाद में जितना बैलेंस पड़ा है, कौन सा? जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद। तो उसके लिए आगे वर्ड लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड इज क्लेम। तो जिन टैक्स पीरियड या टैक्स पीरियड्स का आप रिफंड क्या कर रहे हो? क्लेम कर रहे हो, तो उसका जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद में, लायबिलिटी को पे करने के बाद में आपके पास जो आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, मान लीजिए वो बैलेंस आपके पास में 60,000 ही है। ओके, फॉर्मूले से तो 1 लाख निकल के आया, लेकिन बैलेंस ही आपके पास में 60,000 है, तो ऑब्वियसली बात है 60,000 से ज्यादा का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आगे प्रोविजन और क्या कहता है? आगे प्रोविजन ये कहता है, ये ई क्रेडिट का बैलेंस चेक करो, कितना आपके पास में आईटीसी का बैलेंस है। लेकिन ये आईटीसी का बैलेंस कब चेक करना है? ये उस समय चेक करना है जिस समय आप एप्लीकेशन कर रहे हो। अब आप पूछोगे कौन सी एप्लीकेशन? तो ऑब्वियसली बात है, आप रिफंड की एप्लीकेशन करोगे, RFD 01 से रिफंड की एप्लीकेशन करोगे, तो जिस समय एप्लीकेशन करी, क्योंकि एप्लीकेशन तो 2 साल तक कर सकते हो, तो मान लीजिए आपने जब एप्लीकेशन करी तब आईटीसी का बैलेंस 10,000 ही था, तो प्रोविजन ये कहता है कि इन तीनों में से जो भी कौन सा अमाउंट होगा, लोअर अमाउंट होगा। तो फॉर्मूले से तो 1 लाख रुपए बन रहा है,
ओके, जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद जो आईटीसी का बैलेंस था वो 60,000 था, लेकिन आज जब आपने एप्लीकेशन करी तो उस समय बैलेंस 10,000 ही है। तो तीनों में से भी जो क्या बनेगा, विच एवर इज लोअर होगा, इतने का आपको आईटीसी का क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो हमें अभी देखना है कि ये प्रोपोर्शनेट रिफंड कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम देखते हैं रूल 89 सब रूल 4 को। रूल 89 सब रूल 4 है, न्यूमेरिकल पार्ट है, बड़ा इजी सा पार्ट है। आप देखिए हेडिंग क्या लिखी है, हेडिंग लिखी है रूल 89 सब रूल 4 कब लगेगा, जब आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है, चाहे गुड्स की करी है चाहे सर्विस की करी है, और वो भी कैसे, ऑब्वियसली बात है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है मतलब अंडर बॉन्ड और क्या करी है, एलयूटी करी है, आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा। दो केस में नहीं मिलेगा, जब वो गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हो या फिर आपने क्या ले लिया, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया। इन दो केस में आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, बाकी आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। फॉर्मूला लगाओगे, कैसे फॉर्मूला लगाओगे आइए देखते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे आप प्रोपोर्शनेट, आप फॉर्मूला बनाओगे, टर्नओवर निकालोगे, आप टर्नओवर निकालोगे। टर्नओवर किसका, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जो आपने अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी करी ना विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो क्या लेना है, टर्नओवर लेना है। प्लस आप टर्नओवर लोगे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, वो भी कौन सी, जो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है अंडर बॉन्ड और एलयूटी, वो आप किस में लेना, न्यूमरेटर में लेना, कि उसका कितना टर्नओवर है। इसको आप डिवाइड कर लेना किससे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। एडजस्टेड किससे, टोटल टर्नओवर से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, तो टोटल टर्नओवर हो गया, कौन सा वाला, एडजस्टेड वाला, ये डिनोमिनेटर हो गया, और न्यूमरेटर कौन सा हुआ, जीरो रेटेड सप्लाई और गुड्स और सर्विस जो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करिए अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अब आप इसको सिंपली क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, नेट आईटीसी से। नेट आईटीसी वो भी किसका, इनपुट सर्विस का, कैपिटल गुड्स का नहीं लेना है, नेट आईटीसी लेना है। जितना भी आईटीसी अवेल्ड करा है, वर्ड क्या लिखा है, अवेल्ड करा है, आप हेड पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है, वर्ड अवेल्ड करा है, ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड का मतलब है जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो उस टैक्स पीरियड में जितना आईटीसी इनपुट और इनपुट सर्विस का आपने क्या करा, अवेल्ड करा, उससे आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अवेल्ड करा, अवेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, अवेल्ड वर्ड का मतलब भी मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ओके, इसका मतलब है आपको कंसीडर नहीं करना है, कौन सा आईटीसी को नहीं करना है, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी को आपको क्या नहीं करना, कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ उसी आईटीसी को कंसीडर करना है जितना भी आईटीसी आपने अवेल करा है, किसका, इनपुट्स का और इनपुट सर्विसेज का, ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड मतलब जिस पीरियड, टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, उसमें आपने जितना आईटीसी क्या करा, अवेल करा, कैपिटल गुड्स का कंसीडर मत करना। तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको ऐसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 50 लाख है, ये आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है। इस टर्नओवर के लिए आपको आईटीसी मिला था मान लीजिए 4 लाख रुपए का। ओके, आपने 4 लाख रुपए का इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी क्या करा, अवेल करा, और आपने इस टैक्स पीरियड में 50 लाख की क्या करी, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर सप्लाई करी। इसमें से मालूम पड़ा कि जो 10 लाख है ना, 10 लाख जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या है, सर्विस है अंडर बॉन्ड और कौन सा, एलयूटी वाला, जिस पे आप आईटीसी का रिफंड लोगे। तो इसका मतलब हुआ 50 लाख के टर्नओवर पे आपको 4 लाख रुपए का आईटीसी मिलता है, तो 10 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा, तो प्रोपोर्शन बना लो कैसे, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख और मल्टीप्लाई बाई 50 लाख। सिंपल है ना कि 50 लाख के लिए जब 4 लाख का आईटीसी अवेल करा, तो 10 लाख के लिए कितना हुआ, बहुत ही सिंपल है, आप ये निकालेंगे तो ये कितना हो गया है, ठीक है, गड़बड़ कर दी ना, हाँ जी, क्या हुआ, 4 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, ओके, और मल्टीप्लाई बाई कितना, 10 लाख। 50 लाख के लिए 4 लाख मिला था, तो 10 लाख के लिए कितना मिलेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, 4 लाख डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 4 लाख डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 5 जब 40। ओके, तो 80,000 मैक्सिमम में कि 80,000 से आपको ज्यादा का रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 50 लाख के लिए 4 लाख का आईटीसी था, तो 10 लाख के लिए तो सिर्फ 80,000 का ही आईटीसी बनता है। इस 80,000 को हम कंपेयर करेंगे किससे, जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस समय कितना आईटीसी का बैलेंस था, और आज जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो सकता है एप्लीकेशन साल भर बात करो, 6 महीने बाद, तो जिस समय कर रहे हो उस समय जितना बैलेंस है, तीनों में से जो लोअर होगा उसका रिफंड मिलेगा। मतलब 80,000 से ज्यादा का आपको क्या नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। ओके, आइए देखते हैं
टर्नओवर, न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, टर्नओवर ऑफ जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, कौन सी वाले गुड्स, सिर्फ वो वाले जो अंडर बॉन्ड और एलयूटी करें, क्योंकि उसी केस में आईटीसी का रिफंड मिलता है। अगर आपने ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा है तो आईजीएसटी का रिफंड लीजिएगा, उस केस में आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। अंडर बॉन्ड और एलयूटी करे हैं तो आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा। कितना लेना है, आइए देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स लेना है अंडर बॉन्ड एलयूटी, कितना अमाउंट लेना है, जो भी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की अंडर बॉन्ड और एलयूटी की। ओके, लेकिन इसमें से कौन सी लेनी है ध्यान रखिए। आपने एक्सपोर्ट करा होगा तो उसकी एफओबी वैल्यू बताई होगी। ओके, एफओबी वैल्यू और जितनी भी टैक्स इनवॉइस में आपने वैल्यू बताई है, दोनों में से जो भी क्या है लोअर है। तो शिपिंग बिल में और बिल ऑफ एक्सपोर्ट में जो एफओबी वैल्यू बताई है और जो टैक्स इनवॉइस में आपने वैल्यू बताई है, दोनों में से जो भी क्या होगी लोअर होगी वो बताइए। वो आपको क्या करनी है, लेनी है, वो आपको लेनी है। ठीक है, समझ में आई बात। मान लीजिए शिपिंग बिल में आपने उसकी वैल्यू बताई थी 20 लाख रुपए, ठीक है ना, कितनी बताई थी आपने, 20 लाख रुपए आपने उसकी क्या बताई थी वैल्यू, 20 लाख लेवे क्या, ठीक है 20 लाख। एक सेकेंड, ठीक है, तो मान लीजिए एफओबी वैल्यू आपने तो बताई थी, कितनी बताई थी, एफओबी वैल्यू आपने बताई थी मान लीजिए 12 लाख रुपए। एफओबी वैल्यू आपने कितनी बताई है, 12 लाख रुपए आपने उसकी एफओबी वैल्यू बताई। और टैक्स इनवॉइस में वैल्यू थी 6,66,667। तो दोनों में से जो लोअर होगा ना वो लेंगे, मतलब कितना लेंगे, 6,66,667 लेंगे। ओके, अब इसको भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स एंड डोमेस्टिकली सप्लाई, मतलब उसी तरह के गुड्स आप इंडिया में सप्लाई करते हो डोमेस्टिकली, तो उसकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स, मान लीजिए वो कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। तो इन तीनों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा, तीनों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा वो आप क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो तीनों में से लोअर कौन सा, जो भी गुड्स की एफओबी वैल्यू है और जो टैक्स इनवॉइस में आपने जो वैल्यू बताई वो, और जो डोमेस्टिकली सप्लाई करते हो उसका कितना 1.5 टाइम्स, उसका कितना है 1.5 टाइम्स। तो लोअर ही क्या करोगे आप, वैल्यू लोगे उसकी। ओके, जैसे एक एग्जांपल और सुनिए, एफओबी वैल्यू तो मैंने बता दी 20 लाख रुपए, एफओबी वैल्यू मैंने कितनी बताई, 20 लाख रुपए है उसकी। टैक्स इनवॉइस जो बनाई है मैंने, जो उसकी टैक्स इनवॉइस बनाई है वो टैक्स इनवॉइस बनाई है कितने रुपीस की, 15 लाख रुपीस की। टैक्स इनवॉइस बनाई है मैंने कितने रुपीस की, 15 लाख रुपीस की उसकी टैक्स इनवॉइस बनाई है। और उसी उतनी ही क्वांटिटी गुड्स जब मैं डोमेस्टिकली सप्लाई करता हूं और उसका क्या करता हूं 1.5 टाइम्स करता हूं, तो वो आता है मान लीजिए कितना लैक्स, 10 लैक्स। तो अब उसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी, 10 लैक्स ही ली जाएगी। ओके, अच्छा, अब आप सोचेंगे ये 1.5 टाइम्स का प्रोविजन क्यों लेकर आए, मैं इसका लॉजिक बताता हूं। देखिए, वैल्यू ज्यादा हो जाने से, एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाने से ऐसा थोड़ी ना कि उसको बनाने में जो इनपुट काम है, इनपुट सर्विस काम है, उसकी मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आंसर इज नो। लेकिन अगर आपकी वैल्यू ज्यादा होगी तो रिफंड भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कल अगर अपन ने जो फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था, 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाई कितना 50 लाख और मल्टीप्लाई बाई कितना 10 लाख, तो रिफंड कितना बन रहा था हमारा, मैक्सिमम रिफंड 80,000 बन रहा था। कल अगर ये 10 लाख की जगह, कल अगर ये 10 लाख की जगह कितना हो जाता, 15 लाख हो जाता, एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी हो जाती, 15 लाख रुपए हो जाती। ओके, 15 लाख हो जाती, तो ये अमाउंट बढ़कर कितना हो जाता, ये अमाउंट हमारा बढ़कर कितना हो जाता, ओके 4 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 50 लैक्स और मल्टीप्लाई बाई कितना 15 लाख। ओके, 3 2 जीरो गए, तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 15, ये अमाउंट हमारा बढ़कर कितना हो जाता, गड़बड़ करी क्या भाई, 50 लाख। ओके, हाँ जी, ये वाला तो सही है। हाँ जी, ये बढ़कर कितना हो जाता है, 1,20,000 हो जाता।
सिर्फ किससे? वैल्यू बढ़ाने से। क्वांटिटी तो उतनी ही है, वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी। अब ज्यादा वैल्यू बढ़ाने से क्या उसमें इनपुट ज्यादा काम आ गए क्या? नहीं, लेकिन आपकी वैल्यू ज्यादा होगी एक्सपोर्ट की तो रिफंड क्या मिल जाएगा? आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन वैल्यू बढ़ाने से जितनी क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट करी है उसमें ज्यादा इनपुट और इनपुट सर्विस तो यूज नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा रिफंड नहीं मिल जाए तो लो मेकर ने क्या कहा? लो मेकर ने कहा जो भी शिपिंग बिल में एक्सपोर्ट वैल्यू बताओगे वो, आपने जितनी भी टैक्स इनवॉइस में वैल्यू बताई है वो, और उतनी ही क्वांटिटी अगर आप इंडिया में डोमेस्टिकली सप्लाई करते तो उसकी 1.5 टाइम्स जो वैल्यू होती, तीनों में से जो भी क्या होगा? लोअर होगा। मतलब इतने से भी ज्यादा हम क्या नहीं लेने देंगे? वैल्यू नहीं लेने देंगे। इतने से भी ज्यादा क्या नहीं लेने देंगे? वैल्यू नहीं लेने देंगे। मतलब डोमेस्टिक सप्लाई का 1.5 टाइम्स करे तो वो 10 लाख ही आ रहा है। भले आपने शिपिंग बिल में वैल्यू 20 लाख बताई होगी, टैक्स इनवॉइस 15 लाख बताई होगी, लेकिन हम आपकी यहां पर जियोटेड सप्लाई की वैल्यू कितनी मानेंगे? लोअर 10 लाख ही मानेंगे, 10 लाख ही मानेंगे। अगर 15 लाख मान लेते ना तो और ज्यादा क्या मिल जाता? रिफंड मिल जाता। लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही एक्सपोर्ट हुई है तो ज्यादा रिफंड मिल जाता है, इसलिए ये प्रोविजन लेकर आए कितने का? 1.5 टाइम्स का। तो क्वेश्चन में एफओबी वैल्यू हो, टैक्स इनवॉइस वैल्यू हो और डोमेस्टिकली उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करते तो उसकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स, तीनों में जो लोअर होगा वो आप लोगे वैल्यू किसकी? टर्नओवर ऑफ जियोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और किसकी? एलयूटी की। ठीक है, अब आपको लेना है क्या? अगेन पढ़िए, टर्नओवर लेना है। कौन सा टर्नओवर लेना है? अब आपको टर्नओवर लेना है जियोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का अंडर बॉन्ड और एलयूटी वाला। पहले गुड्स का ले लिया था, अब किसका लिया है? सर्विस का लेना है। गुड्स पे तो 1.5 टाइम्स वाला प्रोविजन था, सर्विस पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सर्विस पे क्या प्रोविजन है? ध्यान रखिएगा, सर्विस पे प्रोविजन है, सर्विस बोलता है जितना भी एग्रीगेट पेमेंट आपको रिसीव हो गया, जियोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए जितना भी पेमेंट आपको रिसीव हो गया सबको एग्रीगेट कर लो। कौन से पीरियड में? जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो उस टैक्स पीरियड में जितना भी आपको पेमेंट रिसीव हो गया है जियोटेड सप्लाई के लिए सबको एग्रीगेट कर लो, सबको एग्रीगेट कर लो। लेकिन इसमें से आप रिड्यूस भी कर लो, लेकिन इसमें से इस पेमेंट में से जितना पेमेंट आ गया उसमें से वो पेमेंट भी रिसीव कर लो जो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एडवांस है। मतलब इस टैक्स पीरियड में आपको पेमेंट तो रिसीव हो गया लेकिन उसकी सर्विस अभी तक क्या नहीं हुई? कंप्लीट नहीं हुई। मान लीजिए 8 लाख रुपए का टोटल एग्रीगेट पेमेंट क्या हुआ था? रिसीव हुआ था, उसमें से 2 लाख रुपए एडवांस थे जिसकी सर्विस अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो उसको आप लेस कर लीजिए, उसको आप क्या कर लीजिए? लेस कर लीजिए। बचा हुआ 6 लाख है, 6 लाख वो अमाउंट है जिसकी सर्विस भी कंप्लीट हो गई है और क्या हो गया? पेमेंट भी रिसीव हो गया। अब इसमें से कहते हैं आप ऐड कर लीजिए वो अमाउंट जो सर्विस तो अभी कंप्लीट हुई है, जिस टैक्स पीरियड का आप क्या कर रहे हो? रिफंड क्लेम कर रहे हो, उसमें वो सर्विस कंप्लीट हुई है लेकिन उसका पेमेंट पहले एडवांस में क्या हो गया था? पहले कभी रिसीव हो गया था। तो पहले जब रिसीव हो गया था तब आपने रिफंड नहीं लिया होगा क्योंकि सर्विस प्रोवाइड ही नहीं हुई थी। आज सर्विस प्रोवाइड हो गई और पहले उसका ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है। तो मान लीजिए ऐसा अमाउंट 1 लाख है जिसकी आज सर्विस क्या हुई है? प्रोवाइड हुई है, कंप्लीट हुई है, लेकिन पेमेंट पहले आ चुका था। इसका मतलब ये टर्नओवर आपका कितना कहलाएगा? ये टर्नओवर आपका कहलाएगा कितना? 7 लाख रुपीस। तो समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमें क्या देखना है? हमें देखना है जितना भी पेमेंट हमको रेलेवेंट पीरियड में रिसीव हो गया उसमें से रिड्यूस कर लेंगे वो अमाउंट जितना सिर्फ और सिर्फ एडवांस रिसीव हुआ लेकिन जिसकी सर्विस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वो अपने एग्जांपल में 2 लाख अपन ने लेस कर लिया था 8 लाख में से। ऐड कर लीजिए वो वाला अमाउंट जो अमाउंट पहले कभी एडवांस में रिसीव हो गया था। ठीक है, पहले कभी रिसीव हो गया था लेकिन उसकी सर्विस इस टैक्स पीरियड में अपन ने कंप्लीट करी है। तो ये जो अमाउंट आया है 7 लाख रुपए, इसको हम बोलेंगे टर्नओवर ऑफ जियोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड और कौन सा? एलयूटी वाला। अब हमको निकालना है हमारा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। क्या निकालना है? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। आपको ध्यान है अपन ने क्या करा था? 50 लाख के टर्नओवर पे 4 लाख का आईटीसी था। 50 लाख के टर्नओवर पे 4 लाख का आईटीसी था तो अपन ने करा था 10 लाख पे कितना होगा? यही तो करा था। ओके, अब ये 50 लाख क्या चीज है? 50 लाख है हमारा, वर्ड पढ़ो क्या है? आपका जो टोटल टर्नओवर है उसको हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा रेलेवेंट है। टर्नओवर इन कौन सा लेना है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेना है, कोई एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लेना है। रिफंड जीएसटीएन बेसिस कंप्यूट होता है। ठीक है ना? 2-4 मिनट ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब है पहले तो आप गुड्स वाला टर्नओवर ले लो, टर्नओवर ले लो स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाला, लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर लेना, मत लेना वो वाला टर्नओवर जो सर्विसेज वाला हो। इसका मतलब गुड्स वाला टर्नओवर ले लो, सारा ले लो, सारा गुड्स वाला टर्नओवर ले लो। जो आपने जियोटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट टर्नओवर ले लो, जो आपने जियोटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है, जो डोमेस्टिक सप्लाई करी है, सारा आप गुड्स वाला टर्नओवर ले लो। इसका मतलब इसमें वो भी ले लेना जियोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो ऑन विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा था, क्योंकि आईटीसी तो सबके लिए मिला है, आपको पूरे 50 लाख के लिए मिला है। तो पहले वो पूरे गुड्स का क्या ले लो? टर्नओवर ले लो।
अब सर्विस का टर्नओवर लो, लेकिन सर्विस में आप सिर्फ वो जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का ही टर्नओवर लेना जो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी हुई है, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ विद पेमेंट ऑफ जो आईजीएसटी हुई है वो मत लेना। जो विदाउट पेमेंट ऑफ क्या हुई है, आईजीएसटी हुई है, अंडर बॉन्ड और एलयूटी हुई है सर्विस में, सिर्फ उसका लेना। और जो दूसरी नॉन जीरोटेड है, डोमेस्टिक सप्लाई जो सर्विस करी है वो लेना। ओके, गुड्स का तो पूरा ले लो, चाहे डोमेस्टिक करी तो वो ले लो, जीरोटेड सप्लाई करी विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वो ले लो, और जो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी वो ले लो, तीनों ले लो। लेकिन सर्विस के केस में बोल रहे हैं कि जो सर्विस जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस करी है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है उसको इंक्लूड नहीं करना है। बस ये विशेष बात है, ये विशेष बात है, बहुत अच्छी बात है। डिनोमिनेटर जितना हल्का होगा रिफंड का अमाउंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अपने फेवर की बात है, जो रिफंड की एप्लीकेशन कर रहा है उसकी फेवर की बात है। तो गुड्स और सर्विस में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है। गुड्स के केस में अगर कोई गुड्स आपने जीरोटेड सप्लाई करी है, एक्सपोर्ट करी है, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है, तो वो तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर कोई सर्विस आपने क्या करी है, सप्लाई करी है, विद पेमेंट ऑफ क्या करी है, आईजीएसटी करी है, तो उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। बाकी की सर्विस आपको क्या कर लेनी है, इंक्लूड कर लेनी है। ठीक है, अभी इसमें से आपको लेस करना है, बहुत अच्छी बात है, लेस करना होगा। कौन सा? ऐसी सप्लाई लेस कर लीजिए जो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एग्जेम्प्ट के रेस्पेक्ट में हमको कभी भी आईटीसी नहीं मिलता। ये 50 लाख वो वाला अमाउंट होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में अपन को 4 लाख का आईटीसी मिला हो। अगर कोई सप्लाई आपकी एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में कभी अपन को आईटीसी नहीं मिलता, इसलिए एग्जेम्प्ट सप्लाई को आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। तो पहले पूरा गुड्स का टर्नओवर इंक्लूड कर लो, चाहे वो सप्लाई आपने डोमेस्टिक करी, चाहे जीरोटेड करी, बॉन्ड करी या एलयूटी करी, और जीरोटेड सप्लाई करी आईजीएसटी का पेमेंट करके गुड्स के केस में सारी ले लो। प्लस इसमें जोड़ दो कौन सी सर्विस वाली, सर्विस कौन सी, जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस जो बॉन्ड और एलयूटी करी थी, और जो डोमेस्टिक करी, जो डोमेस्टिक करी। जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस जो आईजीएसटी का पेमेंट करके करी थी उसको इंक्लूड नहीं करना है। ये हो गया, आपका टोटल निकल गया। अब इस टोटल में से जो भी एग्जेम्प्ट है, जो भी डोमेस्टिक आपने क्या करी थी, एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, वो आप लेस कर लीजिए। तो जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू है लेस कर लीजिए, अदर देन कौन सा, जीरोटेड सप्लाई। तो जीरोटेड लेस नहीं करना, कौन सा है, अगर कोई सप्लाई डोमेस्टिकली आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है तो उसको लेस कर लो, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई पे कभी आईटीसी मिलता नहीं है। आगे बात समझ में, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो इतना वाला ही पार्ट रेलेवेंट है, लेकिन बहुत ही क्या है, सिंपल सा है। अगर आप इसको देखें तो इतना सा पार्ट है, गुड्स में डोमेस्टिक भी ले लिया, जीरोटेड सप्लाई, अंडर बॉन्ड एलयूटी भी ले लिया, और ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी ले लिया। हाँ, इसमें से जितना भी क्या है एग्जेम्प्ट है, डोमेस्टिक में से जितना भी एग्जेम्प्ट है वो लेस कर लेना बाद में। सर्विस के केस में डोमेस्टिक वाला पूरा ले लो, लेकिन डोमेस्टिक में से जितना भी एग्जेम्प्ट है वो लेस कर लेना। जीरोटेड सप्लाई, अंडर बॉन्ड और एलयूटी ऐड करना, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करा उसको ऐड मत करना। अच्छा, और बात बता देता हूं, अगर आपने कोई जीरोटेड सप्लाई करी है जो एग्जेम्प्ट है, अगर कोई गुड्स ऐसा एक्सपोर्ट कर दिया जो एग्जेम्प्ट है, या ऐसी कोई सर्विस आपने एक्सपोर्ट कर दी जो एग्जेम्प्ट है, ये लेस नहीं करनी आपको। ये क्या नहीं करनी, लेस नहीं करनी। सिर्फ जो डोमेस्टिकली सप्लाई एग्जेम्प्ट है वो ही लेस करना, ये वाली क्या मत करना, लेस मत करना, क्योंकि इसके लिए तो अपन को आईटीसी मिलता है। अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्ट गुड्स भी अगर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या कोई सर्विस एग्जेम्प्ट है उसको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आईटीसी मिलता है, इसलिए अगर उसको अपन को क्या नहीं करना है, लेस नहीं करना है। ओके, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो, एडजस्टेड टर्नओवर निकालते हो, एडजस्टेड टर्नओवर निकालते हो, ओके, तो आप क्या लेते हो, जीरोटेड सप्लाई लेते हो गुड्स की, अंडर बॉन्ड और कौन सा लेते हो, एलयूटी लेते हो। तो यहां पर भी वो सेम ही अमाउंट लेना जो आपने न्यूमरेटर में लिया था, वही शिपिंग बिल में जितनी वैल्यू थी, ओके, टैक्स इनवॉइस में जितनी वैल्यू थी, और डोमेस्टिकली जितनी सप्लाई करी उसका जो 1.5 टाइम्स था, तीनों में जो लोअर था, सो दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे। समझ में आई? तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी जब आप जीरोटेड सप्लाई ऑफ क्या लोगे, गुड्स लोगे, अंडर बॉन्ड और कौन सा वाला, एलयूटी वाला, तो ये अमाउंट वही होना चाहिए जो न्यूमरेटर में लिया था, सेम अमाउंट ही होना चाहिए जो आपने न्यूमरेटर में लिया था, वही अमाउंट आपके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर डिनोमिनेटर में क्या होगा, इंक्लूड होगा, सेम होगा। और नेट आईटीसी का मतलब तो बता ही दिया, जितना भी इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी लिया, कैपिटल गुड्स का नहीं लेना है, और जितना भी अवेल्ड करा है, ओपनिंग बैलेंस को आपको कंसीडर नहीं करना है, और जितना भी अवेल करा ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड में। तो ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, आपका आईटीसी हो गया, नेट आईटीसी। ये हमारा रूल 89 सब रूल 4 का प्रोपोर्शनेट था। कौन सा था, प्रोपोर्शनेट था। इसको आप कंपेयर करना किससे, उस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद जितना बैलेंस बचा, और जब आपने रिफंड की एप्लीकेशन करी उस समय जो आईटीसी का बैलेंस था, तीनों में जो लोअर था उससे ज्यादा उतने का आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो ये हमारा रूल 89 सब रूल कौन सा था, 4 था। जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अब है, पढ़ो क्या लिखा है, रूल 89 सब रूल 5 लिखा है। ये कौन सा है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है।
इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मतलब एक भी इनपुट की रेट अगर क्या है ज्यादा है आपकी आउटपुट सप्लाई से, आउटपुट सप्लाई गुड्स भी हो सकती है और सर्विसेज भी हो सकती है, इनपुट अगर एक भी इनपुट की रेट ज्यादा है तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है। वहां भी आप प्रोपोर्शनेट रिफंड ले सकते हो। कितना है न्यूमरेटर में तो टर्नओवर लेना, टर्नओवर ऑफ उस गुड्स या सर्विस का ले लेना जिस सप्लाई पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, गुड्स या सर्विस जिस पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसकी रेट क्या है कम है और इनपुट की रेट ज्यादा है, तो ऐसी सप्लाई का क्या लेना टर्नओवर लेना न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में तो वही एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो अभी आपको निकालना मैंने समझाया था रूल 89 सब रूल 4 में सेम ले लेना। ओके सेम ले लेना। मल्टीप्लाई करना, अब यहां पर मल्टीप्लाई करना सिर्फ और सिर्फ इनपुट के आईटीसी से, क्योंकि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, इनपुट की वजह से होता है। अगर आपकी मान लीजिए इनपुट सर्विस की रेट ज्यादा है आउटपुट सप्लाई की रेट से, तो ऐसी सप्लाई को इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। अगर आपकी एक भी कैपिटल गुड्स पे रेट ऑफ जीएसटी ज्यादा है आउटपुट सप्लाई की रेट से, तो उसको भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोलते हैं, इनपुट के लिए। तो सिर्फ इनपुट का ही क्या लेना, आईटीसी लेना, जितना भी इनपुट का आईटीसी वही सेम जो अवेल करा था ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड का मतलब है जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, सभी इनपुट का ले लेना, सभी इनपुट का आईटीसी ले लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसकी रेट ज्यादा थी उसका लेना, नहीं, फिर सभी इनपुट का लिया जाएगा। जिसकी रेट कम है फिर उसका भी क्या लिया जाएगा, आईटीसी लिया जाएगा। और ये प्रोपोर्शन आप क्या कर लेना, बना लेना। तो इनके कहने का मतलब ये है, मान लो आपका 50 लाख का एडजस्टेड टोटल टर्नओवर बनता है, उस पे आपको मान लीजिए 2 लाख रुपए का इनपुट का आईटीसी है। जब 50 लाख का आप टर्नओवर करते हो तो 2 लाख रुपए का क्या होता है, इनपुट का आईटीसी बनता है। अब इसमें से बोल रहे हैं कि इसमें से सिर्फ 5 लाख की सप्लाई ही ऐसी है जिस पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो रहा है, जिसकी रेट कम है और इनपुट की रेट ज्यादा है, 5 लाख। तो आप प्रोपोर्शन कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 लाख। ठीक है, यही तो क्या करोगे, बनाओगे। तो मतलब इस हिसाब से आपको 20,000 रुपए से ज्यादा का क्या नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, वही 10% बन रहा है। ठीक है, तो 50 लाख पे 2 लाख रुपए के इनपुट का आईटीसी था, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कितने पे है, 5 लाख पे है, तो 5 लाख के रेस्पेक्ट में आपको कितने से 20,000 से ज्यादा का क्या नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। अभी ये कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है। ओके, अभी एक और कैलकुलेशन करनी है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत लॉजिकल है, एक बार लॉजिक समझ लिया हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है तो जीएसटी तो पे करना ही है, तो जितना भी आपको उस 5 लाख की सप्लाई पे जीएसटी पे करना है, जो भी गुड्स और सर्विस जिस पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है उस पे जीएसटी तो पे करना ही होगा। मान लीजिए इतने अमाउंट का आपको जीएसटी पे करना है, ये जीएसटी आप आईटीसी से पे कर सकते हो, ये जीएसटी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी से पे कर सकते हो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट और डिवाइडेड बाई आईटीसी अवेल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूं, आप लॉजिक समझ लो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यस, तो आइए देखिए, मैं आपको एग्जांपल क्या करता हूं, समझाता हूं यहां पर। चलिए देखिए, एक एग्जांपल हम कवर करते हैं, कैसे होगा। हमने क्या करा था, पूरे 50 लाख की एडजस्टेड टोटल टर्नओवर था, तो हमको आईटीसी, इनपुट का आईटीसी कितना मिला था, 2 लाख रुपए का। मतलब 50 लाख के टर्नओवर पे सिर्फ इनपुट का आईटीसी कितना है, 2 लाख है। हमारी जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर सप्लाई है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, हमारी जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, सप्लाई है, 50 लाख पे 2 लाख रुपए का आईटीसी बनता है, तो हम निकालेंगे 5 लाख पे कितना बनता है, तो 2 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई कितना कर लेंगे, 5 लाख कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा 20,000 रुपए का क्या बनेगा, आईटीसी बनेगा। सिंपल सी बात है, 20,000 रुपए का आईटीसी। इसका मतलब इस 5 लाख वाली सप्लाई पे इनपुट का आईटीसी 20,000 बना है, 20,000 बना है। ओके, अब 5 लाख की सप्लाई पे टैक्स भी तो पे करना है, इस 5 लाख की सप्लाई पे हमको टैक्स भी पे करना है। अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, रेट ऑफ जीएसटी तो क्या रही होगी, कम रही होगी, मान लीजिए 5% रही होगी, तो कितनी 25,000 टैक्स पे करना है। अब ये 25,000 का टैक्स तो हम इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों के आईटीसी से पे कर सकते हैं। ये 25,000 का टैक्स तो हम इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों के आईटीसी से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। मान लीजिए वो आईटीसी 3 लाख है। ओके, इस 3 लाख में से हम 25,000 का ये टैक्स तो पे कर ही सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हमेशा इनपुट की वजह से होता है। किसकी वजह से, इनपुट। तो आपका 3 लाख रुपए का क्या है, इनपुट इनपुट सर्विस का आईटीसी है, आप उसमें से 25,000 का पे कर सकते हैं। हमको तो ये देखना है कि इनपुट वाले में से कितना पे कर सकते हो, सिर्फ इनपुट में से, सिर्फ इनपुट के आईटीसी को यूटिलाइज किया जाए, सिर्फ इनपुट के आईटीसी को, क्योंकि ऊपर जो 20,000 हमने आईटीसी लिया था ना, ये सिर्फ हमने इनपुट का क्या करा था, आईटीसी निकाला था, कि इस 5 लाख की सप्लाई पे 20,000 का आईटीसी बनता है इनपुट का। तो आज ये देखना है कि इस 5 लाख की सप्लाई पे 25,000 का टैक्स पे करने के लिए हम इनपुट का आईटीसी कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, इनपुट का आईटीसी कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे 25,000 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 3 लाख रुपीस कर देंगे।
और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2 लाख करेंगे। तो 25,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 लाख करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 लाख कर देंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 16,667। समझ लीजिए 5 लाख की सप्लाई पे 20,000 का आईटीसी बनता है। पूरे 5 लाख की सप्लाई पे हमको 20,000 का आईटीसी मिला, ऐसा प्रोपोर्शनेट का इनपुट का आईटीसी। इस 5 लाख पे अपन को 25,000 का टैक्स भी तो पे करना है। अब ये 25,000 का टैक्स अगर हम इनपुट के आईटीसी से पे करें तो कितना पे कर सकते हैं, 16,667। ओके, इतना पे कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर ये हुआ 20,000 का तो आईटीसी आपको मिला है इनपुट का, इसमें से आप 16,667 यूज कर सकते हो इनपुट के आईटीसी को 25,000 का टैक्स पे करने के लिए। तो ज्यादा कितना हुआ, तो 20,000 माइनस कितना हो गया, 16,667। इसका मतलब आपको इस वाले एग्जांपल में 3,333 से ज्यादा का रिफंड नहीं मिलेगा। 3,333 से ज्यादा का रिफंड नहीं मिलेगा। बहुत लॉजिकल है। पहले वाला कितना निकला था, 20,000 निकला था कि इस वाले पे इतना इनपुट का आईटीसी बनता है, क्योंकि 50 लाख पे इतना बनता है, आपके 50 लाख पे 2 लाख का बनता है। ठीक है, तो 5 लाख पे कितना बनेगा, तो हमने कहा 5 लाख पे इनपुट का आईटीसी 20,000 ही बनेगा। इन्होंने कहा रुको रुको, ये 20,000 का आईटीसी तो अभी यूज कर सकते हो, कैसे? तो उन्होंने कहा आपके इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी 3 लाख है, ये तो कितना है, 3 लाख है। इसमें से इनपुट का आईटीसी तो कितना है, 2 लाख ही है। अब इसमें से अगर आपको 25,000 का क्या करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना है, तो आप इनपुट के आईटीसी से कितना पे कर सकते हो, तो 16,667 इतना यूटिलाइज करके मैं पे कर सकता हूं अपनी 25,000 की लायबिलिटी। इनपुट, सिर्फ इनपुट के आईटीसी को क्या करूं, यूटिलाइज करूं, तो मैं इतना पे कर सकता हूं। तो मिला मेरे को 20,000 है, यूटिलाइज में सिर्फ इतना ही कर पा रहा हूं, तो मेरे को ज्यादा कितना हो रहा है, 3,333। इससे ज्यादा का मेरे को रिफंड नहीं मिलेगा। इवन इसको भी तो मुझको अभी क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों में से। जिस समय मैंने रिफंड की एप्लीकेशन करी उस समय आईटीसी का बैलेंस कितना था, जिस टैक्स पीरियड का मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं उस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद कितना आईटीसी बैलेंस पड़ा, तीनों में से जो लोअर होगा उससे उतना मेरे को क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो आई थिंक ये आपको क्या आया है, लॉजिक समझ में आया है कि क्यों ये लेस कर रहे हैं। यहां पर ये लेस क्यों कर रहे हैं कि 20,000 का तो बन तो रहा है, लेकिन 20,000 के आईटीसी को आप यूटिलाइज भी तो कर सकते हो आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे टैक्स का पेमेंट करने के लिए इनपुट के आईटीसी को यूज भी तो कर सकते हो। तो कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो, 16,667। तो एडिशनल आईटीसी इतना बन रहा है, इससे ज्यादा का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यही रूल 89 सब रूल कौन सा था, 5 था। यही हमारा रूल 89 सब रूल कौन सा था, 5 था। तो ये हमारा यहां पर एक टॉपिक क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब छोटा सा रिफंड का बचा हुआ है, वो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यस, आते हैं रिफंड। रिफंड आप पढ़िए क्या लिखा है, सेक्शन 54 लिखा है। तो रिफंड का प्रोविजन कौन सा है, सेक्शन 54 में। रिफंड की एप्लीकेशन कौन सी होती है, आरएफडी किससे होती है, 01 से होती है। ओके, आरएफडी 01। हाँ, अगर आप गुड्स को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स की एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं। गुड्स को आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, और वो भी ऑन पेमेंट ऑफ कैसे कर रहे हो, आईजीएसटी पेड करके कर रहे हो। तो वहां पर रिफंड की एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, शिपिंग बिल हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो जाएगा। बाकी सब जगह आरएफडी 01 होती है। रिफंड कितने समय में क्लेम करना होता है, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम कौन सा रेलेवेंट डेट। तो 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड क्या करना है, क्लेम करना है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, 2 साल की टाइम लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है। आप कभी भी रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर वो आप ई कैश लेजर, जो आपने ही ई कैश लेजर में डिपॉजिट कराया था, अगर उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो तो उस पर 2 साल की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और ध्यान से सुनिए, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हुआ है, आपने उसका इंसिडेंस पास ऑन नहीं करा है, आपने उसका बर्डन खुद ही क्या करा है, बियर करा है। तो इसके लिए आपको सीए सीएमए से क्या करवाना पड़ेगा, सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हो उस पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है, इंसिडेंस पास ऑन नहीं हुआ है। ऐसा सर्टिफिकेशन सीए सीएमए से तभी लेना है जब आपके क्लेम, रिफंड का क्लेम 2 लाख रुपए से क्या हो ज्यादा हो। अगर रिफंड का क्लेम 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, अगर आपका रिफंड का क्लेम 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, तो फिर उस केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो रिफंड मैं क्लेम कर रहा हूं इसका इंसिडेंस पास ऑन नहीं करा है, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है। और अगर रिफंड क्लेम 2 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा का रिफंड क्या है क्लेम है, तो आपको सीए सीएमए से क्या करना होगा, सर्टिफिकेशन करवाना होगा कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है। ओके, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आपने जो रिफंड क्लेम कर रहे हो अगर उसका अमाउंट 1,000 रुपए से कम है,
अगर आपका रिफंड जो क्लेम कर रहे हो उसका अमाउंट 1000 रुपए से कम है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, ये जो रेस्ट्रिक्शन है 1000 रुपए से कम का रिफंड नहीं मिलता है, ये एप्लीकेबल नहीं है अगर आप ई कैश लेजर में डिपॉजिट करे हुए अमाउंट का क्या ले रहे हो, रिफंड ले रहे हो। तो ई कैश लेजर का रिफंड ले रहे हो तो उस पर यह रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। एल्स 1000 रुपए से कम का रिफंड क्लेम उस पर क्या नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा। जब भी आप रिफंड की एप्लीकेशन करोगे तो रूल 10 भी रजिस्ट्रेशन का बोलता है कि आपको उस समय भी अपने आधार को क्या करना होगा, ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात सुनिएगा, अगर आपने सप्लाई किसको करी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को आपने सप्लाई करी है और आप उसका क्या ले रहे हो, रिफंड ले रहे हो, ठीक है ना, आप उसका क्या ले रहे हो, रिफंड ले रहे हो, ठीक है ना, आप उसका क्या ले रहे हो, रिफंड ले रहे हो, तो आप ये रिफंड की एप्लीकेशन कब कर सकोगे, आफ्टर मतलब बाद में ही कर सकोगे। कब कर सकोगे, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो ऑफिसर होगा ना, वो ऑफिसर क्या कर देगा, ये एंडोर्स कर देगा, इस बात का आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस दे देगा कि यस वो गुड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए रिसीव हो चुके हैं। वंस वो ये आपको एंडोर्स कर देगा, एविडेंस दे देगा कि हाँ वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए रिसीव हो चुके हैं या फिर वो सर्विसेज क्या हो चुकी है, ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए रिसीव हो चुकी है, ये एविडेंस आप क्या करोगे, लोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको वापस से ही क्या कर दूं, याद दिला दूं, जो मैंने आपको पहले क्या करी थी, पढ़ाई थी, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, रिसीपे नहीं, हाँ, सप्लायर उसका रिफंड क्या कर सकता है, ले सकता है अगर रिसिपेंट इस बात की अंडरटेकिंग दे दे कि उसने उसका आईटीसी नहीं लिया है। एल्स नहीं तो रिफंड किसको मिलेगा, रिसिपेंट को मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में। कौन से केस के, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में। रिसिपेंट ले सकेगा, पहले आईटीसी ले ले, फिर आईटीसी को क्या करे, ई क्रेडिट लेजर को क्या कर दे, डेबिट कर दे और उसका क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा। लेकिन अब जो अपन प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो प्रोविजन अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्साइज के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट के लिए। तो आपको वहां के ऑफिसर से एंडोर्समेंट लेना होगा, एविडेंस लेना होगा कि वो गुड्स और सर्विस वहां पर क्या होगा, रिसीव हो गए, उसी के बाद में आप रिफंड क्लेम कर सकोगे, आप रिफंड क्लेम कर सकोगे। ओके, सीटीपी और एनआरटीपी, सीटीपी एनआरटीपी को एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है अपनी एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी ई कैश लेजर में। तो वो अपने ई कैश लेजर में रिफंड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उनके रजिस्ट्रेशन पीरियड का जब वो लास्ट रिटर्न क्या कर देंगे, फर्निश कर देंगे। लास्ट रिटर्न फर्निश कर दिया, इसका मतलब सारी टैक्स लायबिलिटी उन्होंने पे कर दी। टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद में भी अगर ई कैश लेजर में क्या बच रहा है, बैलेंस बच रहा है, सारी रजिस्ट्रेशन पीरियड की सारी लायबिलिटी पे करने के बाद में लास्ट रिटर्न फर्निश कर दिया, सारी लायबिलिटी पे हो गई, उसके बाद में भी ई कैश लेजर का क्या पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, तो फिर उसके बाद में आप RFD 01 फाइल करके आप क्या ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो। कब, जब रजिस्ट्रेशन पीरियड का लास्ट रिटर्न आपने क्या कर दिया, सीटीपी एनआरटीपी ने क्या कर दिया, फर्निश कर दिया, ठीक है ना। जितने भी पीरियड का उनका क्या था, रजिस्ट्रेशन था, ओके, तो उसका लास्ट रिटर्न फर्निश करने के बाद में सारी लायबिलिटी क्या करने के बाद में, पे करने के बाद में, अगर कुछ ई कैश में अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो RFD 01 एप्लीकेशन करके सीटीपी एनआरटीपी उसका रिफंड ले सकते हैं। लास्ट रिटर्न फर्निश करने के बाद ही उसका क्या मिलेगा, उनको रिफंड मिलेगा, उससे पहले उनको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड के लिए, रिफंड लेने के लिए आपको प्रूफ देना होगा कि कोई एडजस्टमेंट एनरिचमेंट नहीं हुआ है। मतलब एनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है कि जिस भी अमाउंट का आप रिफंड क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, आपका उसका इंसिडेंस आपने किसी अदर पर्सन पे क्या नहीं करा, पास ऑन नहीं करा। अगर रिफंड क्लेम 2 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा का नहीं है, अप टू कितना है, 2 लाख है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही सफिशिएंट होगी। और अगर रिफंड क्लेम आपका 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको CA और CMA से सर्टिफिकेशन करवाना होगा कि एडजस्टमेंट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब वो केस पढ़ रहे हैं जहां एडजस्टमेंट एनरिचमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब आपको CA CMA से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है और सेल्फ डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं है। मतलब इन केस में एडजस्टमेंट एनरिचमेंट होता ही नहीं है। अच्छा, वो कौन से केस हैं, बड़ा सिंपल सा है, सेक्शन 77 है। सेक्शन 77 का मतलब है आपने रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर दिया था सप्लाई का, आपने रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर लिया। आपको जहां पर IGST क्या करना था, पे करना था, वहां आपने CGST प्लस SGST क्या कर दिया, पे कर दिया। तो लॉ पे बोलता है कि पहले तो आप IGST करेक्ट टैक्स पेमेंट कर दो और ये जो रॉन्ग टैक्स पे करा है इसका हम आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे, क्योंकि यहां अनजस्ट एनरिचमेंट का क्वेश्चन ही क्या नहीं होता, अराइज नहीं होता। तो जो भी रिफंड है टैक्स पेड, जो आपने टैक्स पे कर दिया था सेक्शन 77 रॉन्ग क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ सप्लाई का करके, उस केस में कोई अनजस्ट एनरिचमेंट, आपको कोई सेल्फ डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा केस कौन सा है, जहां
वहां पर भी आप आईटीसी का रिफंड ले रहे हो, तो आईटीसी का इंसिडेंस तो क्या नहीं होता, पास ही नहीं होता है। तो आईटीसी रिफंड दो केस में मिलता है। एक तो होता है जब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो कि एक भी इनपुट की रेट ज्यादा है आपकी आउटपुट सप्लाई से ज्यादा, वहां कोई भी सर्टिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं हो। दूसरा, अगर आप जीरो रेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विस की विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड और कौन सा है एलयूटी, वहां पर आईटीसी का रिफंड होता है, वहां पर भी अनजस्ट एनरिचमेंट कुछ भी नहीं होता है। तीसरा केस कौन सा है? तीसरा केस है जहां आपने एडवांस लिया, जहां पर आपने एडवांस तो लिया, एडवांस लेके उस पे टैक्स भी क्या कर दिया, पे कर दिया, लेकिन सप्लाई ही नहीं करी, तो उसका आप क्या कर रहे हो, रिफंड ले रहे हो। आपने टैक्स तो क्या कर दिया था, पे कर दिया था सप्लाई पे, लेकिन वो सप्लाई करी ही नहीं थी। तो जब आपके पास में मान लीजिए एडवांस आया होगा, तो आपने रिसिपेंट को रिसीट वाउचर दे दिया और टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग आपने टैक्स का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कल वो अगर सप्लाई नहीं करी तो आप रिसिपेंट को क्या दे दीजिएगा, रिफंड वाउचर क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। ओके, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। आपने सप्लाई करी नहीं है लेकिन आपको रिफंड वाउचर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आप रिफंड वाउचर के साथ में पूरा अमाउंट क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। पूरा अमाउंट जितना अमाउंट लिया था पूरा रिटर्न कर दोगे। तो डिपार्टमेंट जीएसटी जो पे कर दिया था आपने टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग, ओके, उसका क्या दे देंगे, आपको रिफंड दे देंगे। उसका आपको क्या दे देंगे, वो रिफंड दे देंगे। ओके, इसके बाद में क्या है, आईजीएसटी, अगर आप गुड्स को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ किस पे, आईजीएसटी पे, ठीक है ना, या सर्विसेज क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो इसका बर्डन एक्सपोर्टर ने ही बियर करा था, इसका बर्डन एक्सपोर्टर ने ही बियर करा था, तो इसका रिफंड उसी को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट एनरिचमेंट होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ओके, रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर बैलेंस, आप ही ने डिपॉजिट कराया था ई कैश लेजर में, उसका रिफंड आपको चाहिए, इसमें एडजस्टमेंट एनरिचमेंट का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। और लास्ट है कि जब कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे जीएसटी चार्ज कर लिया 5 लाख रुपए का, जबकि वो सप्लाई ही क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, वो सप्लाई ही क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, तो आप तो अनरजिस्टर्ड हो, बर्डन आप ही ने उसका बियर करा है, क्योंकि इंसिडेंस तो मैंने आप पे पास ऑन कर रखा है। तो आप इस 5 लाख का रिफंड क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, भले ही आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है ना। आप टैक्स इनवॉइस लगा देना, प्रूव हो जाएगा कि इंसिडेंस क्या हुआ है, सप्लायर ने आप पे पास ऑन करा है, ठीक है, टैक्स बर्डन आपने क्या करा है, बियर करा है, तो रिफंड आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से केस है, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला तो है आपने रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर दिया, गलत टैक्स पे कर दिया, सही टैक्स पे कर दो और रॉन्ग टैक्स का रिफंड ले लो, सीधी सी बात है। दूसरा केस है आईटीसी का रिफंड, आईटीसी के रिफंड पे एडजस्टमेंट एनरिचमेंट होने का क्वेश्चन ही क्या नहीं हो सकता, राइज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका इंसिडेंस तो मैं किसी पे पास ऑन वैसे भी नहीं कर सकता। तीसरा था एडवांस आया, आपने टैक्स पे कर दिया लेकिन वो सप्लाई हुई नहीं, सप्लाई का प्रोविजन ही नहीं हुआ, सप्लाई कंप्लीट ही नहीं हुई। एडवांस लिया, रिसीट वाउचर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया, आज सप्लाई नहीं करी, आप उसको रिफंड वाउचर क्या कर दो, इश्यू कर दो। ओके, और जितना भी टैक्स पे करा था डिपार्टमेंट आपको उसका क्या दे देगा, रिफंड दे देगा। चौथा केस अपन ने पढ़ा था, आप एक्सपोर्टर हो और आपने गुड्स एक्सपोर्ट करें, सर्विस एक्सपोर्ट करी ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उसका इंसिडेंस तो आप ही ने, उसका बर्डन तो आप ही ने बियर करा था, आप उसका रिफंड ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है ई कैश लेजर का, तो ई कैश लेजर आप ही ने डिपॉजिट कराया था, आप ही को रिफंड मिलेगा। और लास्ट केस था अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रिफंड क्लेम कर रहा है तो वहां पर एडजस्टमेंट एनरिचमेंट का क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी इंसिडेंस पास ऑन कर ही नहीं पाता। तो ये केस है जहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन की और सर्टिफिकेशन की कोई भी क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आपने एक्सपोर्ट करा था ऑन पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी, तो वहां पर एडजस्टमेंट एनरिचमेंट नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन या यूनिट या डेवलपर को करी है ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की बात कर रहा हूं, अंडर बॉन्ड और एलयूटीसी नहीं, अगर अंडर बॉन्ड और एलयूटी करते हो तो आईटीसी का रिफंड मिलता है और आईटीसी का बर्डन कभी शिफ्ट होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सहज यूनिट को या सहज डेवलपर को ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी क्या करी है, सप्लाई करी है, तो इसका इंसिडेंस तो पास ऑन हो सकता है कि आपने सहज की यूनिट को सहज के डेवलपर से टैक्स क्या कर लिया होगा, चार्ज कर लिया होगा, ठीक है ना, उससे टैक्स चार्ज कर लिया होगा। तो इस केस में जो रिफंड होगा आईजीएसटी पेड का, आपको वहां पर एडजस्टमेंट एनरिचमेंट का क्या लगाना पड़ेगा, प्रूफ लगाना पड़ेगा। सप्लायर क्या प्रूफ लगाएगा, सप्लायर प्रूफ लगाएगा कि सहज की यूनिट ने उसका क्या नहीं लिया, ठीक है ना, आपने उनसे टैक्स क्या नहीं करा, कलेक्ट ही नहीं करा, ठीक है ना। तो उस केस में एडजस्टमेंट एनरिचमेंट का आपको क्या देना होगा, प्रूफ देना होगा। आपको प्रूफ देना होगा कि किसी भी तरह का एडजस्टमेंट एनरिचमेंट नहीं हुआ है। आपको डिक्लेरेशन देनी होगी कि आपने कोई भी टैक्स उनसे क्या नहीं करा, कलेक्ट नहीं करा, सहज यूनिट या डेवलपर से। इसका मतलब है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या करके, पे करके, तो इस केस में कोई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सहज की यूनिट या डेवलपर को क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी, तो इस केस में आपको प्रूफ देना होगा कि कोई भी एडजस्टमेंट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है। बहुत ही रेलेवेंट बात ही रेडीमेड मैंने यहां पर आपके लिए लिख दी है, सारी चीजें मैंने यहां पर क्या लिखी हुई है, रेडीमेड लिखी हुई है। ओके, प्रोविजनल रिफंड हमने पढ़ा था,
अगर आप जीरो रेटेड क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, चाहे विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो या अंडर बॉन्ड और क्या कर रहे हो, एलयूटी कर रहे हो, दोनों लिख दिया। चाहे विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो आपको आईटीसी का क्या दे देंगे, प्रोविजनल रिफंड दे देंगे, वो भी 90% विद इन 7 डेज के अंदर अंदर। और अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो भी हम आपको प्रोविजनल रिफंड दे देंगे विद इन कितने डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर। लेकिन प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा, प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। जो एप्लीकेंट है उसने क्या कर रखा है, ऑफेंस कर रखा है, और उस ऑफेंस के लिए वो प्रोसिक्यूटेड भी हो रखा है, और ऑफेंस में टैक्स का अमाउंट जो था वो 250 लाख रुपए, 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा था। आपको मालूम है अगर इस तरह का आप ऑफेंस करते हो और प्रोसिक्यूटेड होते हो, ठीक है ना, तो एलयूटी की फैसिलिटी छीन लेते हैं। हाँ, बॉन्ड की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि ऐसे केस में हम आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे, प्रोविजनल नहीं देंगे। तो जिसने भी पिछले 5 सालों में, कितने सालों, 5 सालों में कितने अमाउंट से ज्यादा, 250 लाख से ज्यादा का कौन सा अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट है, क्या कर रखा है, ऑफेंस कर रखा है, उसके लिए वो क्या हो रखा है, प्रोसिक्यूटेड हो रखा है, तो उसको प्रोविजनल नहीं देंगे। बाकी प्रोविजनल रिफंड हम दे देते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, वो भी 90% जितना रिफंड आप क्लेम करते हो। ओके, इसके बाद में अच्छा पॉइंट है प्रोसीजर, आरएफडी 01 होती है। अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो आईटीसी का, अगर आप आईटीसी का रिफंड क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपने ई क्रेडिट के लेजर को बैलेंस कम करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो जिसका आप डेबिट करना पड़ेगा, तो जिसका आप रिफंड क्या करना चाह रहे हो, क्लेम करना चाह रहे हो, तो उसके आईटीसी को, बैलेंस को भी तो कम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि बैलेंस भी रह जाएगा और आपको रिफंड भी मिल जाएगा, नहीं। तो आपको रिफंड क्लेम करते समय पहले अपने ई क्रेडिट लेजर के बैलेंस को कम करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे डेबिट किसको करूं, आईजीएसटी के बैलेंस को क्या करूं, कम करूं, सीजीएसटी के बैलेंस को कम करूं, या एसजीएसटी के बैलेंस को कम करूं। मान लो आपको 1 लाख का बैलेंस डेबिट करना है, तो उसके लिए प्रोविजन आपको क्या सिखाता है, इसका भी क्या है, सीक्वेंस है। वर्ड पढ़ो, क्या है, सीक्वेंस है। डेबिट करने का भी सीक्वेंस है। सबसे पहले यूटिलाइज करने का भी तो सीक्वेंस ही होता है, यूटिलाइज करने का भी सीक्वेंस होता है, तो डेबिट करने का भी सेम सीक्वेंस है कि सबसे पहले आईजीएसटी के बैलेंस को क्या करो, कम करो। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे आईजीएसटी का बैलेंस ही मेरे पास में कितना है, 40,000, 60,000 ही था, ठीक है ना। तो आपने 1 लाख आपको डेबिट करना था, 60,000 ही बैलेंस था। अब आप कहोगे मेरे को तो अभी और 40,000 का बैलेंस क्या करना है, डेबिट करना है, तो वो किस में से करो, तो उसके लिए प्रोविजन क्या कहता है, बराबर बराबर सीजीएसटी और एसजीएसटी में से कितना कर दो, बराबर बराबर कर दो, इक्वल इक्वल कर दो, दोनों इक्वल इक्वल कर दो। अब आप कहोगे कि नहीं मेरे पास तो, ठीक है, बराबर बराबर मतलब 20-20 हजार कम करो। आप कह रहे हो नहीं मेरे पास तो एसजीएसटी सीजीएसटी में तो 10,000 का ही बैलेंस है। आप कह रहे हो नहीं मेरे पास तो सीजीएसटी में कितना बैलेंस है, 10,000 का ही बैलेंस है, ठीक है, तो बराबर बराबर 10-10 हजार तो बराबर बराबर कर दो, ठीक है ना। अभी भी आप कहोगे कि 20,000 का बैलेंस तो और कम करना है, आईजीएसटी का बैलेंस खत्म हो गया, आप बोल रहे हो सीजीएसटी का बैलेंस खत्म हो गया, तो अब कोई बात नहीं, अब जो बैलेंस बचा है उसमें से कर लेना। तो पहले आईजीएसटी में से कर लेना, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी में से बराबर बराबर कर लेना, फिर और भी करना है तो जिसका बैलेंस अवेलेबल है उसमें से कर लेना। तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आईजीएसटी को करना, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी को बराबर बराबर करना, जितना बैलेंस अवेलेबल है उतना उतने तक, और फिर भी अगर बच जाए तो फिर जिसका बैलेंस अवेलेबल है सीजीएसटी एसजीएसटी में से जिसका भी बैलेंस अवेलेबल है उसके आईटीसी के बैलेंस को क्या कर दीजिएगा, आप डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके, यस यस। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप आईटीसी का रिफंड मांग रहे हो, ये रिफंड आपको किस में मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है रिफंड हमको कैश में मिलेगा। भाई आईटीसी का रिफंड है वो मेरे को किस में मिलेगा, ऑब्वियसली बात है कैश मिलेगा, तभी तो ई क्रेडिट लेजर को मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं कि इसका बैलेंस कम हो जाएगा और रिफंड मेरे को किस में मिलेगा, कैश में मिलेगा रिफंड। ओके, अगर आपने मान लीजिए जीरो रेटेड सप्लाई करी है, चाहे गुड्स की करी है, सर्विस की करी है, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है, तो आईजीएसटी के पेमेंट में आपने आईटीसी को यूज कर लिया होगा, आईटीसी को यूज कर लिया होगा। अब इस आईजीएसटी पेड का आपको रिफंड मिलेगा, तो वो रिफंड भी किस में मिलेगा, कैश में ही मिलेगा, तो वो रिफंड भी क्या मिलेगा, कैश में मिलेगा। लेकिन अब जो बात ध्यान से समझने की, सुनिए, मान लीजिए आपने एक्सेस क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। मैं तो कहता हूं जानबूझ के आपने ज्यादा टैक्स क्या कर दिया, पे कर दिया, और ज्यादा टैक्स आपने आईटीसी से पे कर दिया, आईटीसी को यूटिलाइज करके आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, ये सोच के कि रिफंड मेरे को कैश में मिल जाएगा, जबकि आईटीसी का रिफंड सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीरो रेटेड क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैं जीरो रेटेड सप्लाई करता ही नहीं हूं, ना मैं एक्सपोर्ट करता हूं, ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को करता हूं, तो मेरे को तो आईटीसी का रिफंड मिलता नहीं है। अब मेरे को आईटीसी का रिफंड चाहिए, तो मैंने क्या चाल चली, मैंने क्या करा, एक्सेस टैक्स क्या करा, पे करा और उसका रिफंड क्लेम करा, ये सोचते हुए कि एक्सेस टैक्स तो मैं क्या कर दूंगा, आईटीसी से पे कर दूंगा, आईटीसी को सेट ऑफ करके, और रिफंड मेरे को क्या मिल जाएगा, कैश में मिल जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा जब भी एक्सेस टैक्स का आप रिफंड क्लेम करोगे तो हम जो आपको क्या देंगे, रिफंड देंगे, हम रिफंड उसी मोड में देंगे जिस मोड से आपने एक्सेस टैक्स का क्या करा था, पेमेंट करा था। अगर आपने एक्सेस टैक्स का पेमेंट आईटीसी से करा था,
आईटीसी को सेट ऑफ करके आपने एक्सेस टैक्स क्या कर दिया था, पे कर दिया था, तो रिफंड भी हम आपको ई क्रेडिट लेजर में ही देंगे। ई क्रेडिट लेजर को क्या कर देंगे, क्रेडिटेड कर देंगे। उसी में हम आपको दोबारा क्या देंगे, बैलेंस देंगे, कैश में नहीं देंगे। और अगर आप कहते हो कि मैंने एक्सेस टैक्स का पेमेंट किससे करा था, कैश से करा था, ठीक है ना, किससे करा था, कैश से करा था, तो उसका हम आपको कैश में ही क्या देंगे, रिफंड देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सेस टैक्स का पेमेंट आईटीसी से करोगे और रिफंड किस में लोगे, ई कैश लेजर में लोगे। नहीं, जिस मोड से आपने एक्सेस टैक्स का पेमेंट करा है उसी मोड में आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। उसी मोड में आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। पढ़िएगा क्या लिखा है। कल अगर आपकी रिफंड की एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या डेफिशिएंसी ठीक करोगे या दोबारा से एप्लीकेशन करोगे। तो सुनिए, अगर आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसमें, रिफंड की एप्लीकेशन में, तो वो जो भी डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, पोर्टल आपको क्या कर देगा, प्रॉपर ऑफिसर आपको कम्युनिकेट कर देगा। तो आपको डेफिशिएंसी ठीक नहीं करनी है, आपको दोबारा ही क्या करनी होगी, फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी, दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी। ओके, अब आप कहेंगे भाई मैंने जब पहले एप्लीकेशन करी थी वो तो 2 साल में कर दी थी, लेकिन आपने मेरे को डेफिशिएंसी क्या करी, कम्युनिकेट करी, तब तक तो 2 साल पूरे ही क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। अब मैं कैसे करूं। समझ में आई बात, कि पहले जब मैंने एप्लीकेशन करी थी वो तो विद इन 2 ईयर में कर दी, आपने जो मेरे को डेफिशिएंसी क्या करी थी, कम्युनिकेट करी, तब तक 2 साल पूरे एक्सपायर हो गए। अब मैं वापस से फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन कैसे करूं, 2 साल तो पूरे एक्सपायर हो गए। तो उसके लिए इन्होंने प्रोविजन क्या बनाया, जब आपने पहले एप्लीकेशन करी थी RFD 01 से और हमने आपको डेफिशिएंसी क्या करी थी, कम्युनिकेट करी थी, ठीक है ना, क्या करी थी, कम्युनिकेट करी थी, इसमें जितना भी समय हमको लग गया आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने में, उतना पीरियड हम आपके 2 साल के टाइम लिमिट में से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, आपको एडिशनल दे देंगे। तो जितना भी समय डिपार्टमेंट कह रहा है, पीओ कह रहा है मुझको लग गया आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने में, उतना समय हम आपको क्या कर देंगे और एडिशनल दे देंगे फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन करने के लिए। हमने कहा बात यहां पर हमको समझ में आ चुकी है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये जो आपका रिफंड का ऑर्डर है, वर्ड पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है, ये जो रिफंड का क्या है, ऑर्डर है, ये पीओ क्या करेगा, इशू करेगा रिफंड ऑर्डर कितने दिनों में, बहुत ही प्रॉम्प्ट काम करना है। 60 डेज में ऑर्डर भी देना है और 60 डेज में उसको रिफंड भी देना है। आपको सिर्फ ऑर्डर ही पास नहीं करना, उसको 60 डेज में क्या करना है, आपको देना है। किसके 60 डेज, जिस दिन उसको रिसीट हुई थी। अब आप पूछेंगे क्या रिसीट हुई थी, ऑब्वियसली बात है रिफंड एप्लीकेशन जो कंप्लीट थी इन ऑल रेस्पेक्ट, उसके 60 डेज में ना सिर्फ उसको ऑर्डर पास करना है, आपको रिफंड भी क्या करना है, ग्रांट करना है। क्योंकि कल अगर उसने 60 डेज में रिफंड ग्रांट नहीं करा तो फिर वही रिफंड आपको किसके साथ मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो एप्लीकेशन के जो एप्लीकेशन सब तरीके से कंप्लीट है उसके 60 दिनों में ऑर्डर भी पास करना है और रिफंड भी ग्रांट कर देना है। एल्स नहीं तो 61st डे से इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर 60 डेज में इंटरेस्ट रिफंड नहीं दिया, डिलेड रिफंड हुआ, तो किस रेट से देगा, आप पढ़ पा रहे हो 6% पर एनम की रेट से। इस रेट से वो आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे। कौन से दिन से ब्याज का मीटर चालू होगा, तो उसके लिए प्रोविजन क्या बोल रहा है, पीरियड बियॉन्ड 60 डेज, मतलब 61st डे से 61st डेज। अब आप पूछेंगे 61st डे कब से, तो ऑब्वियसली बात है डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन के 60 डेज में ऑर्डर भी पास करना है, रिफंड भी ग्रांट करना है। नहीं करा तो 61st डे से इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा जो 6% पर एनम से मिलेगा। और कब तक मिलेगा, टिल जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता तब तक, जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता, रिफंड नहीं मिल जाता तब तक। ओके डन। अब जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने पीओ को क्या करी थी, एप्लीकेशन करी, हमने पीओ को रिफंड एप्लीकेशन करी, उसने क्या करा, ऑर्डर पास करा, और मान लीजिए उन्होंने हमारा रिफंड क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है, उन्होंने हमारा रिफंड क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हम अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास गए और कोर्ट के पास गए। किस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो पीओ ने मेरा रिफंड ऑर्डर रिजेक्ट करा ना, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील गया और अपील ने मेरे को क्या कर दिया, रिफंड दिलवा दिया। ठीक है ना, वहां पर क्या आ गया, और रिफंड का ऑर्डर आ गया। पीओ ने तो मेरे को रिफंड का ऑर्डर नहीं दिया, तो अपीलेट अथॉरिटी ने, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, कोर्ट ने मेरे को क्या कर दिया, रिफंड का ऑर्डर दिलवा दिया। तो अभी क्या होगा, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, 6% पर एनम की रेट से ही मिलेगा। तो इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगी, 6% पर एनम ही रहेगी। ठीक है, तो चाहे पीओ मेरे को 61st डे से क्या दे, ब्याज दे, या अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल का रिफंड का ऑर्डर आए, तो भी क्या होगा, 6% पर एनम की रेट से ही होगा। रिफंड एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी अपन को, 6% होगा। लेकिन अब जो बात है वो बहुत ज्यादा खास बात है, कोई ऑर्डर पास हुआ, रिफंड का ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई ऑर्डर पास हुआ, मैं भी नहीं कह रहा मेरे केस में हुआ, किसी भी केस में कोई ऑर्डर पास हुआ, अपीलेट अथॉरिटी ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा, ठीक है ना, तो अपीलेट अथॉरिटी ने, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर की वजह से क्या बन रहा है, रिफंड बन रहा है। देखो दो चीजें, एक पहली चीज तो थी मैं पीओ के पास गया, पीओ के सामने रिफंड एप्लीकेशन करी, उसने ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहां गया, अपीलेट अथॉरिटी में गया और अपीलेट अथॉरिटी ने मेरा रिफंड ऑर्डर सैंक्शन कर दिया। तब तो ब्याज मीटर क्या होगा, 6% का मिलेगा। लेकिन
दूसरा केस है, अपीलेट ऑथोरिटी ने कोई ऑर्डर पास करा, कोई भी ऑर्डर पास करा, मैं तो कहता हूं किसी के केस में भी करा, और उस ऑर्डर की वजह से मेरा रिफंड क्लेम बन रहा है। उस ऑर्डर की वजह से क्या बन रहा है? रिफंड क्लेम बन रहा है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास करके कह दिया कि नहीं, इस पे तो टैक्स पे करना जरूरी ही नहीं है। ओके, क्लैरिफिकेशन, टैक्स पे करना जरूरी नहीं है, तो उनके ऑर्डर आते ही मेरा तो रिफंड क्लेम बन गया। मैंने पीओ को क्या करा? रिफंड क्लेम करा। एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी ना। मैंने पीओ को क्या करा? रिफंड की क्या करी? एप्लीकेशन करी, और उन्होंने मेरे को रिफंड एप्लीकेशन के 60 दिनों तक भी क्या नहीं करा? रिफंड ग्रांट नहीं करा। तो अब जो ब्याज देंगे ना, वो ब्याज का मीटर 9% होगा। ये बात समझ लीजिए। वापस से बता देता हूं एक बार, मैंने पीओ को रिफंड एप्लीकेशन करी, पीओ ने ऑर्डर पास करा, मैं उस ऑर्डर से खुश नहीं हुआ, मैंने अपीलेट ऑथोरिटी में गया, अपीलेट ऑथोरिटी ने क्या करा? ऑर्डर पास करा। मेरे को अब जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज 6% की रेट से मिलेगा, पर एनम की रेट से। दूसरा केस है, अपीलेट ऑथोरिटी ने कोई ऑर्डर पास करा, कोई भी ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर की वजह से क्या बन रहा है? रिफंड बन रहा है। तो मैंने पीओ को रिफंड की क्या कर दी? एप्लीकेशन कर दी, और पीओ ने मेरे को रिफंड एप्लीकेशन की अगर 60 दिनों तक भी रिफंड क्या नहीं करा? ग्रांट नहीं करा, तो 61st डे से क्या हो जाएगा? ब्याज मिलेगा। लेकिन अब ब्याज मेरे को कितनी रेट से मिलेगा? 9% पर एनम की रेट से क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक है, 9% पर एनम की रेट से ब्याज मिलेगा। वन मोर क्वेश्चन बनता है, आप जब कभी भी अपील करते हो तो आपको जीएसटी में अपील कराते समय प्री डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अपनी टैक्स लायबिलिटी का आपको सर्टेन परसेंटेज आपको क्या करना पड़ता है? प्री डिपॉजिट। मान लो 10% है, 20% है, जो भी आपको प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है। आप प्री डिपॉजिट करते हो, फिर आपकी अपील हो जाती है। कल मान लीजिए अपील आपके फेवर में आ गई, तो आपको इस प्री डिपॉजिट का क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। प्री डिपॉजिट के रिफंड पे 6% का ही क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। सब कुछ रेडीमेड लिखा हुआ अलग अलग जगह का, एल्स नहीं तो आप कंबाइन ही नहीं कर पाते। प्री डिपॉजिट का रिफंड मिले कि मैंने प्री डिपॉजिट कराई, मैं लायबिलिटी डिस्प्यूटेड है, कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, मैं इसको डिस्प्यूटेड हूं, 10% जो भी बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए 25 करोड़ की लायबिलिटी है, 10% बनता है, 2.5 करोड़ रुपए मैंने क्या करे? जमा कराए। ठीक है, क्योंकि मैं इस लायबिलिटी को क्या नहीं करता? एडमिट नहीं करता। कल अपीलेट ऑथोरिटी में क्या है? ऑर्डर पास होया, मेरे को इस 2.5 करोड़ रुपए का रिफंड मिल रहा है, तो ब्याज जो मिलेगा वो 6% क्या मिलेगा? पर एनम की रेट से मिलेगा। दूसरा केस क्या था? अपीलेट ऑथोरिटी ने कोई ऑर्डर पास करा और उस ऑर्डर की वजह से मेरा रिफंड क्लेम बनता है, प्री डिपॉजिट नहीं है, रिफंड क्लेम बनता है। ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई रजत के केस में, ठीक है ना, आया कि ये सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, ये सप्लाई एग्जेम्प्ट ही है, और जगत ने क्या कर रखा था? टैक्स पे कर रखा था। जगत ने कहा भाई ये तो अपीलेट ऑथोरिटी का ऑर्डर आ गया कि ये सप्लाई पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अपन ने तो टैक्स पे कर रखा है, तो चलो पीओ के पास में जाकर रिफंड क्या कर लेते हैं? क्लेम कर लेते हैं। एप्लीकेशन करी, 60 दिन तक भी रिफंड नहीं दिया, तो 9% की रेट से मेरे को क्या देंगे? रिफंड देंगे, इंटरेस्ट देंगे। कब? 61st डे से लेकर टिल जब तक वो रिफंड क्या नहीं कर देते? मुझको ग्रांट नहीं कर देते। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है। ओके, रिफंड क्लेम करने का प्रोविजन है यूआईएन होल्डर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, वैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर का है, यूआईएन किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है यूएनओ की। यूएनओ मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए, वर्ल्ड वॉर के बाद में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी यूएनओ। तो यूएनओ के जो ऑफिसेस होते हैं इंडिया में, कितने भी ऑफिसेस हो, कितने भी स्टेट में हो, यूआईएन एक ही मिलता है। मल्टीलैटरल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है लोन के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी क्या हो गया? फंड हो गया, आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईडीबी हो गया, ठीक है। तो इंडिया में जो इनके एस्टेब्लिशमेंट है उनको जीएसटी नहीं मिलता, उनको यूआईएन मिलता है। जो फॉरेन एम्बेसीज होते हैं उनको भी यूआईएन मिलता है, और जिनको भी नोटिफाई कर दें उनको भी क्या मिलता है? यूआईएन मिलता है। यूआईएन जो सप्लाई करते हैं वो सप्लाई तो एग्जेम्प्ट होती है, यूआईएन मिलता है, इस वजह से ये आईटीसी नहीं ले पाते, लेकिन इन्होंने इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे करे हैं उनको क्या मिल जाता है? रिफंड मिल जाता है। तो यूआईएन होल्डर को टैक्स तो पे करना नहीं है, एग्जेम्प्ट है, जो वो सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, खुद रजिस्टर्ड है नहीं तो आईटीसी ले नहीं सकते, लेकिन इनवर्ड पे जो टैक्स पे करके आए हैं उनको रिफंड मिल जाता है। तो इनको रिफंड मिल जाएगा जो भी टैक्सेस इन्होंने क्या करे हैं? पे करे हैं। कौन सी? जो भी नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई है गुड्स या सर्विस की। किससे रिसीव करिए? फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन। ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर्ड पर्सन पे करिए तभी जीएसटी पे करा है, तो उसका इनको क्या मिल जाता है? रिफंड मिल जाता है। ओके, रिफंड एप्लीकेशन होती है आरएफडी 10 और इनका रिटर्न होता है जीएसटीआर 11। वंस इन्हें क्या होता है? क्वार्टर होता है, 2 साल के अंदर अंदर ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 2 साल कब से? एंड ऑफ लास्ट डे ऑफ किससे? क्वार्टर से। तो इनको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जो कैंटीन वाले होते हैं ना, आर्मी में आपने कैंटीन सुनी होगी, कैंटीन को 50% रिफंड ही मिलता है। तो ये मान लीजिए कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है, इनको भी यूआईएन मिलता है, लेकिन इनको यूआईएन स्टेट वाइज मिल जाता है। बाकी सबको यूआईएन तो क्या मिलता है? एक ही मिलता है, सिंगल यूआईएन मिलता है पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है, कैंटीन होती है, ओके, इनको स्टेट वाइज यूआईएन मिलता है। इन्होंने क्या लिए? ये गुड्स लिए, ठीक है ना, इन्होंने क्या लिए? ये गुड्स लिए। कैंटीन होती है ना, कैंटीन में देंगे, ये पूरी कैंटीन का स्टोर है, फिर अलग अलग कैंटीनों में क्या करेंगे? भेजेंगे। ओके, तो ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है।
जो आगे किसको देता है, कैंटीन्स को देता है। तो इन्होंने ये गुड्स लिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, उस पे टैक्स वैक्स क्या करा, पेमेंट करा, इनको रिफंड सिर्फ कितना मिलता है, 50% ही मिलता है। बाकी यूएन होल्डर को 100% टैक्स का मिलता है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को 50% ही मिलता है। 50% जो टैक्स पे करा है किस पे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे, तो कैंटीन गुड्स के लिए होती है, तो उसका कितना मिलता है, 50 मिलता है। वंस इन्हें क्या मिलता है, क्वार्टर मिलता है। एप्लीकेशन होती है RFD 10A। बाकी यूएन वालों की होती है RFD कौन सी होती है, 10 होती है, इनकी क्या होती है, 10A होती है। ओके ठीक है। लास्ट ये आपकी रीडिंग के लिए, ये जो 2 साल की टाइम लिमिट होती है वो कब से एप्लीकेबल है, जस्ट रीडिंग करने का है, एग्जाम में जैसा कुछ भी नहीं है। ओके 2 साल कब से होते हैं, जब से रिटर्न आपने क्या करा, फाइल करा, टैक्स इनवॉइस इशू करी, तो वो प्रोविजन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं, जस्ट रीड करने का, और किसी भी तरह का क्या नहीं है, काम का नहीं है, किसी भी तरह का क्या नहीं है, काम का नहीं है। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में 2 साल कब से, जब से आपने उसकी इनवॉइस क्या करी है, इश्यू ऑफ इनवॉइस है। ओके तो ये यहां पर क्या दी हुई है, टाइम पीरियड दी हुई है। तो ये हमारा रिफंड का क्या था, टॉपिक था, रिफंड चैप्टर, ठीक है ना। वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा हमने यहां पर क्या करा है, कवर करा है। ओके आप इसको एक बार वापस से करिए, नंबर ऑफ टाइम्स करिए, सो डेट हर लिखी हुई बात, बोली हुई बात आपको इतनी मेमोराइज हो जाए, क्योंकि लिखा हुआ ही आप याद करा हुआ ही क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इतना आपको